आदरणीय अध्यक्ष जो इस आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष भी हैं, महोदय डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी का, आप केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, विशिष्ट अतिथि के तौर पे महोदय जो लेखक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य भी हैं, श्री प्रेम कुमार मनी जी का भी स्वागत। साथ में है हमारे साथ खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इम्तियाज सरबी और यहाँ उपस्थित सभी जनों, आज की शाम बेहद ख़ास है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न केवल इंसानी दिमाग की उलझनों को सुलझाया है बल्कि अपनी संवेदनाओं से साहित्य के संसार को भी समृद्ध किया है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विनय कुमार जी की। डॉक्टर विनय जी पेशे से एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। अपने पीएमसीएस से अपनी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पूरी की और आज पटना के एक ऐसे सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका कद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत सम्मानित है। आप वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के मेंबर भी हैं और इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में आपको अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा डिस्टिंग्विश फेलो सम्मान से भी नवाजा गया है। अक्सर कहा जाता है कि एक डॉक्टर केवल मर्ज पढ़ता है, लेकिन डॉक्टर विनय ने मन की परतों को पढ़कर उसे कविता की शक्ल दी है। आपकी लेखनी बहुआयामी है। आपकी काव्य संग्रहों की बात करें तो आपकी एक गज़ल है, कर्ज ए तहजीब एक दुनिया है। आपकी कविताएं अम्रपाली, मौल में कबूतर, पानी जैसा देश, मौर्यकालीन प्रतिमा यक्षिणी पर आधारित कविता यक्षिणी, सरस्वती की अवधारणा पर केंद्रित 7 सर्गों में विभाजित कवि श्रेयसी, वहीं दूसरी ओर एक मनोचिकित्सक के नोट्स जैसी आपकी पुस्तकें पाठकों को मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के प्रति एक नया नजरिया देती हैं। आपकी सेवाओं के लिए आपको कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिनमें डॉक्टर रामचरित एन मूर्ति सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री समिति सम्मान और कविता के लिए बनारसी दास भोजपुरी सम्मान प्रमुख हैं। डॉक्टर साहब का मानना है कि संवाद ही हर समस्या का समाधान है और वे इसे अपनी क्लिनिक में भी अपनाते हैं और अपनी पत्रिकाओं, समकालीन कविता तथा मनोवेद डाइजेस्ट के माध्यम से भी। बुजुर्गों से एक लाइन अक्सर सुनने को मिल जाती है, जहाँ न पहुँचे रवि वहीं पहुँचे कवि। जहाँ विज्ञान अपनी सीमा पर ठहर जाता है और वहीं से कविता की संभावना शुरू होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ चिकित्सा और साहित्य के अनूठे संगम डॉक्टर विनय कुमार जी को। प्लीज़ कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर विनय जी का। कार्यक्रम के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी, सम्मानित अतिथिगण, इम्तियाज अहमद साहब, अग्रज रचनाकार प्रेम कुमार मणि जी, पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर तरुण कुमार जी, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ पे हैं और उनके आ जाने भर से ही हम कह सकते हैं कि हु इज़ हु इन पटना का दर्शक दीर्घा में देख करके संतोष हो रहा है। विनय कुमार जी, जय मंगल देव जी, अजय जी, पुष्यमित्र भाई, कुमार मुकुल, जिनकी प्रेरणा से मेरा स्थगित काव्य लेखन शुरू हुआ। तो अब इतने सारे लोग आपके सामने हों और तो बहुत हो जाता है। इस छोटे से हॉल में कम लोग हैं, लेकिन जो बातें हम करने जा रहे हैं आज, वो शायद कम लोगों के बीच में ही बेहतर तरीके से हो सकती है।
पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम, दो म्यूजियम अब हो गए हमारे यहाँ। तो मैं बात शुरू करूँगा पटना म्यूजियम से, क्योंकि ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा गहरा रिश्ता हम सबका पटना म्यूजियम से ही रहा है। हम सब वहाँ अधिक जाते रहे हैं और हम सबकी बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं। हुआ ये था कि मेरी पत्नी मंजू यहाँ हैं और जब वो हिस्ट्री में पीएचडी कर रही थी तो उनकी मदद करने के लिए मैं उनका ड्राइवर बन के और साथ में सामान उठाने वाला बन के मैं जाया करता था केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तब सीपी सिन्हा जी वहाँ निदेशक थे और विजय जी मुस्कुराते हुए दूसरे कक्ष में दिखाई पड़ते थे। एक और विजय कुमार जी अब दुनिया में नहीं है, जो आर्काइव्स के निदेशक थे बाद में। तो वो भी, उनसे मेरा पहला परिचय था, उन्होंने ही बुलाया था। वहाँ जाने के बाद फिर विजय चौधरी जी से मुलाकात हुई। ये सारा किस्सा, आज की बातचीत कभी नहीं हो पाती। मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ कभी नहीं कर पाता अगर वो ताना बाना न जुड़ता। हुआ ये कि केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के दो रास्ते हुआ करते थे। एक तो कि आप साइड से जाएं और पेड़ के छांव से गुजरते हुए एक जो एकदम से जो दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो कोना है उस कोने में आप सीढ़ी से आप चढ़ जाइए और कमरे में पहुंच जाइए। दूसरा था कि आप हॉल से घुसिए, सामने से घुसिए, हॉल नंबर 1 के दरवाजे से के सामने से गुजरिए, बाएं मुड़िए, यक्षिणी से नैना मिलाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। मेरा सौभाग्य कि मुझे सब पहचानने लग गए थे कि ये आदमी कुछ स्टाफ हो गया है लगता है, यहाँ पे कोई रोकता नहीं था। तो मैं सामने या पीछे कहीं से जाया करता था। दोनों रास्तों से गुजरने की दो कहानियां हैं और लेकिन आज मैं जो पीछे वाला रास्ता है उसकी कहानी से बात शुरू करना चाहता हूँ। बड़ा वो कमरा, उस कमरे को देख के बहुत जलन होती है मुझे आज भी। मेरा ख्याल है कि दुनिया में इतना खूबसूरत कमरा कहीं नहीं है। उस एक तो दक्षिण पश्चिम का कोना जो कि गृह स्वामी का कोना होता है वास्तु के हिसाब से। और ये अलग बात है कि म्यूजियम को लोग कहते थे कि केपी जायसवाल वालों को हमने कमरा दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनसे मजाक के परशुराम पांडे वगैरह को कहता था कि भाई पहले रिसर्च तब ना म्यूजियम, पहले कोई खोजेगा तब ना सामान वगैरह इकट्ठा करेगा देगा आपको, तो म्यूजियम बनाइएगा। तो पहले रिसर्च तब म्यूजियम। तो उस हिसाब से सोचा जाए तो नैतिक रूप से गृहस्वामी का कमरा जो होना चाहिए था वही मिला था केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट को। बड़ा ही सुंदर कमरा। उस कमरे में जाने के पहले आपको पेड़ की ठंडी हवाएं मिलेगी और ठीक सामने अगर जाड़े की धूप में बाहर कुर्सियां डाल दी जाएं तो जो फिर चाय कॉफी वहां बैठ के पीने का जो सुख था, और अंदर कमरे में एक चिंतन की, मनन की परंपरा की बहुत अच्छी गंध हुआ करती थी। मैं सारे नामों को लेना चाहूं तो शायद मैं याद भी न कर पाऊं, जितने बड़े बड़े नाम अगर केपी जायसवाल के ज़माने से शुरू करें। राज वगैरह और काफ़ी लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खूब हंगामा हुआ। तो हमारे जैसे लोग क्या कर सकते थे, कविता लिख सकते हो। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। फिर नए म्यूजियम में जाने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो तब मूर्ति को देखने के बाद, इसको कहते हैं एपिफेनी, बाद में एपिफेनी इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि अनामिका जो हमारे यहाँ की बिहार की प्रसिद्ध कवित्री हैं, देश की प्रसिद्ध कवित्री हैं, बिहार की रहने वाली हैं, उसने जब ब्लर्ब लिखा था, हम लोग दोस्त हैं बहुत पुराने ज़माने से, तो उसमें एपिफेनी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वो लगभग एपिफेनी की स्थिति थी कि उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई और 85-86 कविताओं की पूरी किताब बन गई। तो वो सामने के दरवाजे से जाने का मेरा जो रिश्ता था उससे ये पैदा हुआ। लेकिन वो सवाल मेरे अस्तित्व पे चुभता रहा और यही दरअसल केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट जाने, विजय जी से मिलने या इतिहास की किताबों से गुजरने से सोचने का तरीका तो यकीनन बदलता है। मेरी जो रचना यात्रा है, कविता की यात्रा है, उसमें भी यक्षिणी का तो मैंने की तरफ इशारा किया। अमरपाल जी और अन्य कविताएं में भी मेरे इतिहास के साथ ही इनकाउंटर्स हैं। उसके बाद एक काव्य नाटक है आत्मज, वो कभी नहीं लिखा जाता। अगर मुझे पता नहीं लगता कि बिंबिसार और आम्रपाली से एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम था विमल कोंडाना और वो बौद्ध भिक्षु बन गया था। मेरे दिमाग में दूसरा सवाल उठता था कि ये जो अजात शत्रु जाता है, अब जो फिल्म में दिखाता है कि अजात शत्रु जाता है, प्रेम करता है, अब प्रेमी कौन? इतिहास में मौन है। मैंने विजय जी को कहा कि विजय जी आप बताइए कि ऐसा तो हो सकता है ना कि बिंबिसार गया हो, एक संतान का पिता बना, अजात शत्रु ने भी बाद में ट्राई किया हो। बोले इतिहास में कोई सूचना नहीं है। तो इतिहास का जो अंधेरा था,
इतिहास का जो ये जो एक अनटोल्ड या कह सकते हैं कि मौन जो था, मैंने इस मौन का से मजा लेना शुरू किया और वो काव्य नाटक हुआ, जिसमें कि इतिहास में बहुत सारे जो उपेक्षित पुत्र हैं, चाहे बुद्ध का बेटा हो, चाहे विमल कोंडाना हो या अजात शत्रु भी, बहुत सारे, सबके कुछ के पिता हैं, तब भी पूरी तरह से पितृत्व उसको नहीं मिला, पिता का प्यार नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे पात्र मिले उस काल में और उससे वो काव्य नाटक संभव हुआ। तो ये केपी जायसवाल म्यूजियम और वो सवाल, उन सब सवाल से जूझते मैं इतना अगड़म बगड़म कर गया, लेकिन वो सवाल तब भी मेरे ऊपर था और मैं कुछ ढूंढता रहता था। तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी, मैं कहीं कहीं नोट करता था अपने फ़ोन में। आज उन चीज़ों को इकट्ठा करके, तब जब ये पटना प्लैनेट पटना जब खुला और इसके कर्ता धर्ता अफ़ज़ार जो हम अभी आपके सामने थे, जो कितनी खूबसूरती से बातें रख रहे थे अपनी, ब्रिटिश यूके से ट्रेन्ड म्यूजियोलॉजिस्ट हैं और ये हमारे शहर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इस पूरी डिसिप्लिन से वाकिफ़ एक इंसान हमारे बीच है और एक म्यूजियम लेकर के आया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के इतिहास को आधुनिक तरीके से और नए आर्टिफैक्ट्स के इस्तेमाल से देखने की एक दृष्टि मिलेगी, जो अब तक रहा है उससे कुछ अलग। तो म्यूजियोलॉजी और हिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ नई किताबें आ सकती हैं, जिसके आर्टिफैक्ट, जिसके प्रूफ यहाँ पे मिलेंगे। मित्रों, जो टॉपिक जब की बात हो रही थी तो बड़ा विजय जी ने कल फ़ोन भी किया, ये टॉपिक बड़ा पोएटिक है। हमने कहा कवि ने टॉपिक, जो कवि अगर टॉपिक बनाएगा तो मेटाफर से ही बनाएगा, हम लोग की मजबूरी है, आदत खराब है, चरित्र ही ऐसा हम लोग का है कि हम लोग मेटाफर में घुस जाते हैं। तो समय इसलिए कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, बिग बैंग थ्योरी कहिए, नासदीय सूक्त कहिए, जहाँ से आप उठाइए, जब कुछ नहीं था तो समय भी नहीं था। कोई चीज़ के, किसी चीज़ के बनने के बाद ही समय का जन्म होता है, क्योंकि जो बनेगा तो फिर उसकी उम्र होगी और नष्ट होगा। तो ये सारी कहानी समय के बनने की वहीं से शुरू होती है। तो हम जो लोग भी इतिहास के बारे में बात करते हैं, उनके लिए समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समय, एक डिपार्चर पॉइंट समय ही तय करता है कि कहाँ से पीछे जाएँगे तो आधुनिक, कहाँ से में जाएँगे तो मध्ययुग, और कहाँ जाएँगे तो एंशिएंट, और कहाँ जाएँगे तो प्री हिस्ट्री। ये सारी यात्रा समय ही से तय होती है, तो समय का तो होना ही है उसमें। दूसरी चीज़ कि मिट्टी, अब ये पृथ्वी नहीं होती तो हम नहीं होते, जीवन नहीं होता, पृथ्वी नहीं होती तो इतिहास नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इतिहास में भी दूसरी बात ये, अगर आर्कियोलॉजी की बात करें, हम लोग खास तौर से पुरातत्व की बात करें, तो उसे भी कहाँ खोदना पड़ता है। हम जब माटी मिला, अंत में तो माटी में ही मिलना होता है सबको। पंचतत्व भी लौट जाते हैं पंचतत्व में, और चाहे उसको वैज्ञानिक जितने एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में बांट लें, लेकिन मोटे तौर पे जो दुनिया के सारे कल्चर्स में जो उस समय के जो विचारक थे, उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था कि ये 5 तत्व जो बना रहे हैं, और वो उनमें चीज़ें लौट जाती हैं। कुछ चीज़ें हवा में, कुछ आग में, कुछ पानी में, और ख़त्म हो जाते हैं हम लोग सब इसी मिट्टी में। जो हमारी मनुष्य की यात्रा है वो भी कहाँ मिलती है अंत में? मिट्टी के भीतर ही मिलती है। चाहे नालंदा खोद के निकालिए, चाहे तिलाठक खोद के निकालिए। विजय जी अभी तिलाठक की खुदाई कराते-कराते अभी अवकाश पे आए हैं। तो ऐसी चीज़ें जो खोज के निकालते हैं, मिट्टी के भीतर से ही निकालते हैं। तो पूरी की पूरी जो यात्रा है उसमें मिट्टी का होना भी है। तो और मन पे आना बहुत ज़रूरी है। मन है तभी तो, मन यानी मनुष्य जब है तो मनुष्य के भीतर उसका मस्तिष्क है, और मस्तिष्क जो कार्य करता है वो मन है। ये इतिहास का लफड़ा न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये सारी समस्या जो है वो हमारे होने से है, और हमारे होने से का मतलब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के होने से 70-80 हज़ार साल पहले। अगर आदमी के भीतर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस नहीं होते, आदमी का मस्तिष्क अगर नहीं बनता, और आदमी का मस्तिष्क अगर बेहतर नहीं बनता, उसका जो कह सकते हैं नियोकॉर्टेक्स, जो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, उसका विकास नहीं होता, तो हमारे अंदर संज्ञानात्मक क्षमता नहीं आती, कल्पना नहीं आती, हमारे अंदर एप्रहेंशंस नहीं आते, हमारे अंदर मीनिंग मेकिंग नहीं आती। तो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने बड़ा काम किया। एक तो इमेजिनेशन, जब इमेजिनेशन आया, अब सोचिए कि जो तब इमेजिन रियलिटी का पूरा संसार बना, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ईश्वर हो। अगर हम ईश्वर की तरफ से देखें, भक्ति भाव से देखें, तो शायद ये बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली अगर सोच के देखते हैं तो ये बात, या बायोलॉजिकली अगर सोच के देखते हैं, साइंटिफिकली सोच के देखते हैं, तो क्रम यही है कि हम लोग
इमेजिन जब करना शुरू करते हैं तो इमेजिन रियलिटी बनती है। और हमने जो इमेजिन किया, इमेजिन करके जो कुछ भी संसार हमने गढ़ा, वो उससे पूरा का पूरा कल्चर का ताना बाना बना और उसने फिर हमें गढ़ना शुरू किया। हमने कल्चर को गढ़ा, कल्चर हमें गढ़ना शुरू किया। कल्चर क्या है? कल्चर इज द माइंड इन सोसाइटी और ब्रेन, हमारा माइंड क्या है? कल्चर इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग। यही रिश्ता है। कैसे हुआ ये काम? हुआ ये कि जब ब्रेन बड़ा हुआ तो ब्रेन ने बहुत सारा काम करना शुरू किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम जो हमारे लिए अभी जो जिसको कह सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस है, वो एक तो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। कम्युनिकेशन लैंग्वेज जब बेहतर हुआ तो क्या एडवांटेज हुआ कि हम बड़े बड़े समूह के साथ काम करने लगे, तभी समाज बन पाया, तभी बड़ा बड़ा समुदाय बन पाया, तभी बस्तियां बन पाई, तभी देश बन पाया। तो कम्युनिकेशन ने बड़ा चमत्कार किया। उसके अलावा मीनिंग मेकिंग, मीनिंग, मैं यहाँ पे 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। उसको कहते हैं रियानी स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी। अब 3 नाम आते हैं उसमें, एडलर, फ्रॉयड का नाम पहले लेना चाहिए था, फ्रॉयड, एडलर और विक्टर फ्रैंकल। एडलर फ्रॉयड की थ्योरी क्या कहती है एक लाइन में कि भाई इंसान का सारा जो है वो सारा जीवन का उद्देश्य है प्लेजर सीकिंग, उसको प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए। एडलर कहता है पावर चाहिए, अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने की सारी जो कोशिश होती है उसको एक आदमी प्लेजर पे अटका है, दूसरा पावर पे अटका है, तीसरा जो बेचारा कम नामचीन इन लोगों की तुलना में माना गया, हालांकि पॉपुलर बहुत हुआ, विक्टर फ्रैंकल, जिसकी मैन सर्च ऑफ मीनिंग इसकी फेमस किताब है, जिसको हिटलर उठा के ले गया था और कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें खो गई, उसका परिवार खो गया, लौट के आकर उसने जो किताब लिखी वो बाइबल के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। तो वो सबसे जो खास बात कहता है कि मीनिंग, इसलिए बोलता था इन लोगों को, ये लोग डेप्थ साइकोलॉजी वाले हैं, मैं हाइट साइकोलॉजी वाला हूँ, मैं आगे की बात करता हूँ, मीनिंग की बात करता हूँ। तो मीनिंग ये सारी कहानी जो शुरू होती है वो मीनिंग से है। हिस्ट्री, हमारे होने का मतलब क्या है, सिर्फ आज से उसका जवाब नहीं मिलेगा। हमारे होने का जो मतलब है उसका जवाब थोड़ा पीछे भी जाना पड़ता है, कभी कभी बाप दादे का जिक्र करना पड़ता है, कभी उसके ऊपर के पुरखों का जिक्र करना पड़ता है। ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग गई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को। मेरा ख्याल है कि तभी हम कहानियों में चीज़ों को रखते चले गए। जो हमारी बहुत सारी मिथकीय कहानियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि जो हमारे मिथक हैं वो हमारे कविता में इतिहास है, इसलिए मेटाफोरिकल है। मुझे मिथक को लेके कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होता है, मैं उसको कविता की तरह सच मानता हूँ। जैसे काव्य सत्य वैसे ही मिथकीय सत्य, वही मुझे हमेशा लगता है। उसमें हमने चीज़ों को रखा है और उसका अर्थ है, और हमेशा के लिए अर्थ है, बहुत समय के लिए अर्थ है। आज की तारीख में अगर सोचा जाए तो जो बहुत सारे, अब स्टालिन भी एक मिथकीय चरित्र है, लेनिन मिथकीय चरित्र है, मार्क्स मिथकीय चरित्र है, चे गुएवारा मिथकीय चरित्र है। एक समय के बाद गांधी एक मिथकीय चरित्र का रुतबा पा चुके हैं। आप कुछ भी करें, ऐसे लकीर बना देंगे गांधी बन जाते हैं। ऐसा कैसे होता है बिना चेहरा बनाए हुए? तो ये जो पूरी इसलिए मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री का जो कुछ भी आर्कियोलॉजी की जिसकी भी हम लोग बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि सब इसीलिए संभव हुआ कि हम लोग अपने होने के अर्थ की तलाश कर रहे थे। और जाहिर है कि इसमें वहाँ तक पहुँचने में वक्त बहुत लगा, दुनिया बहुत समय बीता, तब जाके धीरे धीरे हम लोग वहाँ तक पहुँचे। तो अब हम आते हैं व्हाई डू वी टेक पे, वो सवाल जो मेरे अस्तित्व पे एक कटीले पत्ते की तरह मेरे मन में, मेरे दिमाग में सालों से घूम रहा था। तो आर्कियोलॉजी की अगर बात करें, अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को आर्कियोलॉजी के बारे में क्या बताना, लेकिन आर्कियोलॉजी के बारे में कल विजय जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि रोमिला थापर ने बड़ा क्लास कई क्लासेस लेने के बाद क्लास में पूछ दिया कि डिफाइन करो आर्कियोलॉजी को। तो थोड़ी अलग अलग तरह से लोग चुप थे। इन्होंने कहा कि अब सब लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर के सामने कैसे क्या डिफाइन करें हम, चीज़ें आप पढ़ लेते हैं लेकिन डिफाइन करना बड़ा कठिन है। विजय जी ने कहा कि मटेरियल कल्चर की बात की, भाई स्टडी ऑफ मटेरियल कल्चर। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो मैं उसी परिभाषा को यहाँ पे रख रहा हूँ कि जो आर्कियोलॉजी है, रख रहा हूँ वही है भी कि मटेरियल कल्चर जो है, जो चीज़ें
पुराने ज़माने में थी, रह गई सदियों से, जिसको हम ढूँढते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यही उसको खोजना और समझना, कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजी की यात्रा इतनी ही होती है। और वहाँ पे मिलते क्या हैं? वहाँ पे मिलते हैं हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ सिंबल्स, कुछ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, खोदेंगे तो चीज़ें मिलेंगी, कुछ बहुत सारे इको फैक्ट्स, उस समय का क्या वातावरण रहा होगा कि अगर बाढ़ आई हो, तूफान आया हो, आग लगी हो, जो भी हुआ हो, कोई कल्चर कैसे नष्ट हुआ, उसके फैक्ट्स मिल जाते हैं। इस तरह से कुल मिला के एक कल्चरल लैंडस्केप उस समय का मिलता है। तो अब ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, क्या-क्या मिला? तो आर्कियोलॉजी की ऑब्वियसली शुरुआत तो ऐसे ही हुई होगी। 15वीं शताब्दी में माना जाता है कि शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई, रेनेसां-वेनेसां के आस-पास से। तो वो चीज़ें ही ढूँढते-ढूँढते उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी ज़माना आया धीरे-धीरे करके और तब जो एक नया डिसिप्लिन उसके साथ जुड़ा उसको कहते हैं कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी। एंड कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी जो है बस वही हमारा पुल है जो कि मुझे इस सवाल तक जोड़ेगा और कुछ और चीज़ें मैंने ढूँढ के निकाली हैं, मैं उसके बारे में बातें करूँगा। तो कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी क्या सवाल करता है? आर्कियोलॉजी प्रोपर आर्कियोलॉजी क्या करता था? व्हाट? क्या मिला? ये जो मिला वो क्यों मिला? यानी मीनिंग मेकिंग पे पहुंच गए। कोई चीज मिली तो मिली, लेकिन मीनिंग मेकिंग पे पहुंचना बहुत जरूरी था। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी दरअसल एक ऐसा सब डिसिप्लिन है जो कि उस समय जो लोग नहीं अब हैं उनके सोचने के तरीके को, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके जीवन को ढूंढने की कोशिश है। यानी जो नहीं है उनके माइंड को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश है। अब ये काम तो कठिन है, लेकिन रिश्ता यही बनता है, पुल यही बनता है कि जो नहीं है उनका मन कैसा रहा होगा। मौका देख के हम लोग मिथोलॉजी को एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं कई बार, लेकिन साइंस इनको जो 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 प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उन पे उतना रिलाई नहीं कर सकते हैं। वो हम कवियों जैसे दुष्चरित्र नहीं होते हैं कि जरा किसी नायिका और किसी अप्सरा की गली में ताक झांक कर आए। उनको तो चाहिए एविडेंस, अब मीनिंग भी चाहिए तो सॉलिड मीनिंग चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी का डोमेन है। अब देखिए कि कैसे मीनिंग मेकिंग होती है। मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मेरे नोट्स मुझे लेने पड़े हैं क्योंकि आप एक दो बार पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो मुझे एक कब्र के बारे में जानकारी मिली। उसका नाम है, वो यूके में है, ब्रिटेन में है और वेस्ट केनेट लॉन्ग बैरो उसको कहते हैं, उस कब्र को कहते हैं। मेरा ख्याल एक जगह का नाम है और बाकी शायद हो सकता है जिसने ढूंढा हो उसके नाम पे मैं नहीं कह सकता हूँ, ढूंढ नहीं पाया। माना जाता है कि वो नियोलिथिक चेम्बर्ड कब्र है वो, और वो 3650 बीसी का है और उसमें 36 लोगों की हड्डियां मिली। 36 लोगों की हड्डियां उस पे मिली, है ना। अब ये सोचने वाली बात थी कि ये मामला क्या है। अब एक आर्कियोलॉजिस्ट सोचता है, उसको कॉग्निटिव आर्कियोलॉजिस्ट सोचता है उसके बारे में और कहता है कि भाई ये पूरा खानदान को लगता है दफनाया गया है यहाँ पे, तभी वो चेम्बर बना के रखा गया है सब कुछ। यानी एक तरह की किनशिप, एक खानदानी व्यवस्था उस समय में रही होगी। अब सोच के देखिए कि एक कब्र, उसमें हड्डियां आसपास पड़ी हुई, पूरा खानदान। कोई बढ़िया उपन्यासकार, मतलब मणि जी चाहें तो पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। उस परिवार में उस समय क्या हुआ होगा, कैसे चला होगा, कौन किसने प्यार किया होगा, कैसे शादी हुई होगी, और पूरी कहानी उस समय के लोग, आप दृश्यों की कल्पना कीजिए, पूरा कर सकते हैं आप। तो दूसरी चीज, स्टोन कहा जाता है, मतलब जो निंडरथल्स के भी जो टूल्स हैं उसमें एक स्टडी ये भी मुझे मिली उससे जुड़ी हुई कि जो अगर और भी कहीं था उसके बारे में कुछ, मैं कुछ संक्षेप में बोल रहा हूँ जोड़ जाड़ करके, कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल में उस समय आने लगे, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो उन कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्वियसली नहीं, उसको आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाया होगा कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो ये भी अर्थ लगाया कॉग्निटिव आर्कियोलॉजिस्ट ने कि भाई कोई भाषा जरूर उनके पास रही होगी बताने के लिए, कैसे बनाओगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, सिर्फ इशारों में बात नहीं हुई होगी। तो एक ये भी वहाँ पे संकेत मिला था। तीसरी बात कि केव आर्ट्स, अब ये मेटका जाएं या फिर निंडरथल्स का जो
के वार्ड स्पेन के किसी इलाके में, वो मैं नोट नहीं कर, बहुत पहले पढ़ा था तो वो दिमाग में ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ भी निएंडरथल्स के केव आर्ट्स मिले हैं। तो अब जब आप उनसे गुजरते हैं तो आपको लगता है कि वो सिंबल्स पे अपनी बात कह रहे थे, यानी मेटाफर्स वो गढ़ रहे थे, यानी दिमाग जितनी सारी बात कहना चाहता है उसका भाषा नहीं है। कई बार हम मेटाफर में इसलिए भी जाते हैं कि उतनी सारी बात कहने के आते हैं समय नहीं है, या फिर उतने से काम चल जाएगा, या फिर हमारे पास वो भाषा नहीं सब कुछ कहने की। जब हम कहते हैं ना, समझ रहे हो ना, चेहरे का भाव जो दिखा के कहते हैं, समझ रहे हो ना, तो चेहरे का भाव देख के लोग को लगता है हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, यानी आप कहना नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई तो बात है उसे कहने में। तो वो जो मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनका एक वैल्यू है। फिर वो आर्किटेक्चर, जितने भी आर्किटेक्चरल इवेंट्स हैं, अब चाहे वो आप ग्रीस चले जाएं या और भी बहुत सारी जगहों पे, अपने हिंदुस्तान में बहुत जगह पे उनके बारे में आप अगर जब जाते हैं अजंता अलोरा जाके देखते हैं, अजंता की गुफाओं के भीतर घुसते हैं, तो आपको क्या क्या नहीं मिलता है। तो वो उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि उस समय लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया होगा, कैसे पेंट किया गया होगा, कहाँ से लिया होगा, क्या हुआ हो सकता है, कितनी सारी। अब कल ही विजय जी बता रहे थे कि भाई एक विद्वान वक्ता ने कह दिया कि भाई पद्मिनी के टाइम में तो मिरर ही नहीं था। इन्होंने कहा कि भाई मिरर तो वहाँ भी मिल गया आपको, अजंता में भी जाके देखिए मिरर है, और मिरर की कहानी पूरी बात निकल के आ गई। तो ये क्या है कि आईना था उस समय, अब ये संकेत तो मिल जाता है। दूसरी बात की बहुत सारे रिचुअल्स, नालंदा विश्वविद्यालय का जब वर्णन आता है तो होता है कि कमरे में बटुके रहने का, और वहाँ एक ताखा जैसा बना हुआ है कुछ, यानी उस पर या तो दिया जलाते होंगे या कुछ पढ़ने की चीजें रखते होंगे। तो अब उतने से आप सोचिए कि अब पूरा कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी सीन बनाता है, एक छोटा सा कमरा है जिसपे एक दिया जल रहा है, नीचे बटुक पढ़ रहा है, अब दृश्य बन जाता है यहाँ से। यही जो रिकंस्ट्रक्शन है ना, यही कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी का काम है। और कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट जब आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जैसे आप स्वस्तिक पर बात करेंगे तो कुछ और बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन जो क्या बोलता है, हुक्ड क्रॉस जो हिटलर ने इस्तेमाल किया, टाइम की बात है, हिस्ट्री की ही बात है, लेकिन बदल जाती हैं चीजें, कैसे कॉन्टेक्स्ट बदलते ही लगभग मिलता जुलता निशान है। लोगों को कई बार लगता है अच्छा आर्यन कनेक्शन भी उसके पीछे कहानी है, तो उसको जोड़ के देखिए तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, कॉन्टेक्स्ट बदलते ही अर्थ बदल जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन में ये भी चीजें आती हैं। और दूसरी, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि आप परकाया प्रवेश करते हैं, उस समय के लोगों के भीतर आप प्रवेश करते हैं कि उन्होंने दुनिया को कैसे देखा, और उनका कैसे उनका जो कॉग्निटिव सिस्टम था या कॉग्निटिव जो कैपेसिटी थी वो कैसे विकसित हुई। अब ये वो देख पाते हैं जैसे ही आप घुसते हैं उसके भीतर। तो ये जो परकाया प्रवेश की बात है, यही कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी है। और अब आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ों को इकट्ठा करने की बात सिर्फ नहीं करते हैं, इसकी बात भी करते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी के टर्म्स हैं, मैं विजय जी से अनुमति मांग के बोल रहा हूँ, इनका इलाका है, मैं क्या बोलूँ। एक शब्द है फेनोमेनोलॉजी, ये कहता है कि उस समय के लोगों ने दुनिया को कैसे महसूस किया होगा। इसका जब जिक्र करते हैं तो क्या उसके लिए वर्ड आता है, उनके लिए फेनोमेनोलॉजी। हमारे यहाँ फेनोमेनोलॉजी क्या है साइकियाट्री में, कि भाई मरीज की कहानी था, नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, ऐसा हुआ, फला तारीख को गाय मर गई थी, उस दिन बाबूजी नाराज हो गए, या हमारी फेनोमेनोलॉजी ऐसे चलती है। इनके यहाँ है कि उस समय के लोगों ने कैसे महसूस किया होगा। दूसरा वर्ड आता है एजेंसी, कि कैसे उन लोगों ने एक्ट किया होगा। और तीसरा टर्म आता है सोमैटिक आर्कियोलॉजी, जो कि ये बताता है कि उनके शरीर के भीतर उस समय जो कुछ भी हो रहा होगा वो कैसे स्क्रिप्ट हुआ होगा, कैसे अंकित हुआ होगा, कैसे उसको उसने कैरी किया होगा। तो ये जो तीन शब्द हैं ना, ये तीन जो टर्म हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी के हिसाब से, और आज जो हम आगे थोड़ी बहुत बात जो और कहने जा रहे हैं उसके लिहाज से भी। तो ये तीनों बताते हैं कि जो कुछ भी हम ढूंढते हैं, आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं, वो वस्तुएं नहीं है, मुर्दा चीजें नहीं है, वो एक जिए गए संसार के नमूने हैं, और उनसे जुड़ करके आप एक जिए गए संसार से जुड़ते हैं। तो
आपको एक छोटा सा फिर उदाहरण, विजय जी बार बार आ जाते, मैं क्या करूं। आर्कियोलॉजी के मामले में यही मेरे लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट रहे हैं हमेशा। एक बार इन लोगों ने कुछ एग्जीबिशन लगाया था पटना म्यूजियम में। मेरी बेटी छोटी सी थी, आस्था, वो साइकियाट्रिस्ट है, बात कर इंग्लैंड में रह रही है, तो वो थी छोटी सी, तो बोली क्या देखना है, टूटा फूटा ऐसे तो पड़ा है, सो उसमें क्या देखना है। विजय जी सुन के चुपचाप उसके पास, इनको पता नहीं याद भी शायद ना हो, कहीं थे रहो, एक बर्तन था, बोले उठाओ इसको। अब सोचो, हजारों साल पहले कोई इसमें खाना खाता होगा, उसे भूख लगी होगी, तो कहती ऐसे देख रही इनको। उसके चेहरे पर जो था ना वो भाव, वो विस्मय का भाव था। इन्हें याद ना हो भले वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन उस बच्ची के चेहरे पे जो औ था, जो विस्मय का भाव था, यही संबंध स्थापित करता है साइकोलॉजी और आर्कियोलॉजी का। तो होता क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट साहब जो हैं जब पहुंचते हैं फील्ड में, तो वो कैसे उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, तभी कह पाते हैं। विजय चौधरी उसके बिना नहीं कह पाते, अगर उन्होंने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होता। दूसरी बात कि वैसे मौके पे क्या करेगा, आप जब खुदाई कर रहे हैं तो आप एजेंसी में बदल जाते हैं भी उस समय, क्योंकि आपको लगता है अरे हिसाब से उसको टूटे नहीं, अरे अरे, यानी आप प्रोटेक्टर केवल नहीं हैं, आप उस फीलिंग में चले गए हैं, मेरा अपना सामान है यार, ये मेरा घर है। आप वहां पात्र बन जाते हैं, यू बिकम एजेंसी। ये रिश्ता है हमारी खुदाई का। और तीसरा कि जब आप वहां से आप लौटते हैं, अपने भीतर बहुत सारी स्मृतियां कैद किए लगती हैं। आर्कियोलॉजी वाले लोगों से, कम लोगों से मिलना हुआ है, लेकिन जब वो बात करते हैं किसी चीज की, तो लगता है कि जैसे उन्होंने अपने शरीर के भीतर लिख लिया है सब कुछ। वो खुद भी एक उसको कैरी करने वाले, जो कहते हैं इम्बॉडीड एक्सपीरियंस लेकर वहाँ का सब कुछ आ गए अपने भीतर, वो सोमैटिक कंजर्वेशन किया अपने भीतर। ये एक, तो इस तरह से सोच के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई डू वी डिग का कितना संबंध आर्कियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों का है। अब थोड़ा सा और समय लूंगा, कुछ फॉर्मल चीजें मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि भाई हम सबके भीतर जो इनविजिबल है उसको विजिबल बनाने की कोशिश है। कुछ खो जाए तो ढूंढने लगते हैं, जो चीज सामने पड़ी उसको पूछे कि ना पूछे। लेकिन अगर कोई खो जाए, मतलब मेरा अगर एक ईयरफोन खो गया है तो मैं उसको अभी भी ढूंढता रहता हूँ, दिन में 3 बार सोफा के नीचे हाथ डालता हूँ, यहाँ तो नहीं घुस गया छोटा सा। तो जो चीजें ओझल हो जाए उनको ढूंढते हैं, खोजते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये है। अब इस पर क्यों साइकोलॉजी है, फिर इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है कि क्यों आदमी कोई चीज़ों को खोजता है, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और हम उसको खोजना शुरू करते हैं। क्यों खोजते हैं? कई कारणों से। एक तो ये, अधूरी कहानी हमें पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ दादी, फिर क्या हुआ नानी। कोई अगर हमारे गांव में कहा जाता है कि कहानी अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे तो मेला में खो जाओगे, या ऐसे कुछ है, कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा ही कुछ है, कहावत है। तो अधूरी कहानियां हमारी सभ्यता में नहीं चलती हैं। उपन्यास कहानियां जहां भी हैं वहां पे हम लोग कुछ भी कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर शाहिर आते हैं याद कि वो अफसाना जिसे अंजाम पे लाना नहीं मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो हमारा सारा साहित्य, जो कथा साहित्य है, वो खूबसूरत मोड़ पे छोड़ा जाता है, खूबसूरत या खतरनाक, अगर सीक्वल बनाना हो तो ये मोड़ पे छोड़ा जाता है। तो कंप्लीट स्टोरेज को कंप्लीट करनी है हमें, एक तो इसलिए हम लोग करते हैं। दूसरी ये कि जब चीज़ों को ढूंढते हैं तो हम एब्सेंस को प्रेजेंस में बदल देते हैं, अनुपस्थितियां जो थी उपस्थित हो जाती हैं। जब नालंदा का खोज लिया गया तो हमारे पास कहने को पूरा नालंदा है। एक अनुपस्थिति थी, एक जिक्र था, अब वो जिक्र नहीं है, वो है जिसे हम छू सकते हैं, जहां हम बैठ सकते हैं, जहां ताखा पे बैठ के सरकार अनुमति दे दिया जला के पढ़ सकते हैं। तो अनुपस्थिति को उपस्थिति में हम बदल लेते हैं। और तीसरी बात कि हमें बड़ा संतोष मिलता है कि हमने गुत्थी सुलझा ली, ये कॉग्निटिव रिवार्ड है इंसान के लिए। तो दूसरी बात ये है। इसके अलावा थोड़ा सा जयमंगल देव जी के डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, फ्रायड साहब को इन्वोक करना पड़ेगा।
उनके बगैर आए तो दुनिया चलेगी नहीं। अगर साइकोलॉजी की बात, बिना भाई बाप का नाम नहीं बोलेगा तो कैसे होगा। तो वल्ड फ्राइड, जो लोग भी साइकोलॉजी से जुड़े हैं, वल्ड फ्राइड, तो पापा को याद करते हैं। देखिए है क्या कि कॉग्निटिव जर्नी जैसे जैसे होती गई, दुनिया समझ में आती गई कुछ हम लोगों को ज्यादा, तो ये महसूस हुआ कि हम सिर्फ अपने भीतर ही दफन नहीं है। एक तो कि हम जो हैं वो ही नहीं है, हमारे भीतर बहुत कुछ दफन है, बहुत सारी यादें, बहुत सारी स्मृतियां। अब शादी 17 मार्च 2026 को हो रही है, तो पता चला कि नहीं भाई, 4-5 प्रेम कहानियां भीतर दफन है, तो है, अब उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता है। अब जो है तो है, तो हम चीजें भीतर ही दफन नहीं है। पूरी कॉग्निटिव जर्नी ये बताती है कि बहुत सारी चीजें बाहर भी दफन है, तो जो बाहर दफन है उसको ढूंढना। दरअसल ये जो एक एंगल है, इसको समझने के लिए मिलना पड़ेगा फ्राइड से। इसलिए कि फ्राइड को जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, फ्राइड को भी जो मिला, फ्राइड असल में क्या होता है कि हर इंसान एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, जगह जगह से चीजें सोखता चलता है। जो ज्यादा बड़ा विद्वान होता है, बड़ा ब्लॉटिंग पेपर होता है। फ्राइड साहब बहुत बड़े ब्लॉटिंग पेपर थे। एक तो शेक्सपियर को सोख गए, अपने समय के राइट जो दास्तावेस्की को सोख गए, बचा खुचा जो था वो आर्कियोलॉजी में सो गए। हुआ क्या कि वो गए थे ग्रीस एक बार, और ग्रीस में जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वहाँ के हैं उनसे गुजर रहे, तो पहली बार उनको महसूस हुआ कि कुछ ये बातें हैं इसमें खास है। और बढ़िया जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो चीज़ों को अंदर रख लेता है, क्योंकि वो एक्टिव ब्रेन थे, जीवित इंसान थे और तेज आदमी थे। फिर उन्हें जोड़ना शुरू किया। तब क्या किया, दरअसल उनके लाइफ में आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रही। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, हिस्टोरिकल फाइंड्स हमेशा टेबल पे रखते थे वो, हमेशा। और उन्होंने जो पूरा माइंड का जो स्ट्रक्चर सोचा, वो पूरा माइंड का स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिकल फील्ड से आप तुलना कीजिएगा तो हूबहू मिल जाएगा। क्या है कि आदमी के भीतर कुछ चीजें दफन रहती हैं, छूट जाती हैं, आदमी को याद नहीं रहता है हमारे भीतर क्या क्या दफन है। आपने याद दिलाया तो हमें याद आया कि दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। कई बार याद दिलाने के बाद कोई ऐसा संयोग होता है, तब याद आता, अरे हाँ ऐसा। मैं जब श्रेयसी सीरीज लिख रहा था तो उसमें एक लंबी नज्म है जो विद्यारंभ है, उसको लेकर के, और बड़े बड़े मजे की बात है कि ओम सत्य नमः जैसा कुछ लिखवाया गया होगा स्कूल में, और जो उस पर जो नज्म मैंने लिखी वो गाड़ी उर्दू में है। अब वो क्यों है मैं नहीं जानता हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो वो अब हुआ क्या कि जो नज्म की पंक्ति, जब वो चीज मेरे अंदर उतरी तो पहली चीज दिमाग में आई, तो जो हुआ था बचपन में उस दिन का, वो पूरा दिन मेरी आंखों के सामने था। एक एक मोमेंट, कैसे कपड़े पहने थे, क्या हुआ था, कैसे ले गए थे हम, मुझे पकड़ के घर पे नहलाया गया, क्या खिलाया गया, कैसे ले जाया गया, स्कूल कैसा था, गांव में वैद्य बाबा जो हमारे पंडित जो थे पढ़ाते थे वहाँ संस्कृत विद्यालय में, वो कैसे कोने में ले गए, कैसे दिया जला था, मिट्टी का कमरा, वो सारी महक, एक एक चीज याद आ गई। तो कहने का मतलब ये कि चीजें हमारे भीतर दफन रहती है और वो एक समय के हिसाब से आदमी रिकॉल कर सकता है। तो फ्राइड जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये लेयर्स पे बने हुए हैं। वो फ्राइड पूरे माइंड के स्ट्रक्चर को ऐसे ही बोलते हैं कि लेयर्स हैं। लेयर्स दो तरीके से बनते हैं। एक इंसान के जीवन में जैसे जैसे जीवन वो जीता चला जाता है उसके भीतर लेयर्स बनते चले जाते हैं, उसका माइंड उतना ही लेयर्ड बन जाता है। सभ्यता के विकास में जो मनुष्य बना है उसके भीतर भी जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस का जो थ्योरी है जूम की, तो कहने का मतलब कि वो भी आपके भीतर लेयर्स बना रहा है। तो ये अजीब है, बाई एक्सियल है, दो एक्सिस पे चीजें काम करती हैं। और फ्राइड उसको उसी रूप में देखते हैं। और साइको एनालिसिस लोग कहते हैं कि भैया ये मेटाफर जो है वो कुल मिला के एक्सकवेशन जैसा है, खुदाई करने जैसा है। इंसान के मन को खोदो, बड़ा जतन से खोदो, ध्यान से खोदो, प्यार से खोदो, उसको खोदो, और उसके अंदर से क्या निकलेगी, वही आर्टिफैक्ट्स, बरीड चीजें, जो तकलीफ बन के, सिम्टम बन के, और उसके बाद फिर कहानी को कंप्लीट करता है, उसको फिर आदमी का उसको कहानी को पूरी करता है। मान लिया कि जैसे मेरा एक मरीज, वो कहता है कि उसको नुकीली चीजों से डर लगता है। तो मैंने
जो साइको एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सलमान अख्तर के साथ दोस्ती में बढ़ी, तो मैंने खोदना शुरू किया उसको। खोदते 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 बात ये निकली कि भाई साहब जब बहुत छोटे थे तो पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की थी, उन्हीं की उम्र की 5-6 साल की, और उनके बाप की मूछें बड़ी नुकीली थी, बहुत शार्प। तो जब उसके साथ खेलने जाते थे बाप डांट के भगा देता था उनको। तो वो जो डर, दरअसल वो नुकीली मूछ है, वो नुकीली मूछ उसके भीतर आज तक खोजते खोजते, ऐसे कि जीवन में क्या लगा, कोई कभी कुछ चुभा नहीं, कुछ चुभा, कोई और बात बताओ, ऐसे ही गपशप में करते 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 जीवन में चलो बताओ और कोई नुकीली चीज। किस चीज से जीवन में सबसे डर लगता था बचपन में? कोई तुम्हारे चाचा भाई ऐसे उटक्कर पे 150 चल रहा था, तब उसने कहा कि हाँ पड़ोस में एक थे जो कि बड़ी बड़ी मूछें रखते थे नुकीली, बहुत लोग की मूछें नुकीली होती हैं। तो नहीं, वो डांटते थे वो, और उनके यहाँ जाते थे वो डांट के भगाते थे, डर लगता था। आर्कियोलॉजिस्ट को भी ऐसे ही स्टोरी रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, खोज खोज के मीनिंग मिला के, ये मिला करके। इस मामले में भी हम लोग दोनों एक तरह से जो साइकियाट्रिस्ट जैसे कहानियां डेवलप करते हैं, उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को भी कहानियां डेवलप करनी पड़ती हैं। ये अलग बात है कि उनकी कहानियां कोई और हमसे भी कोई बहस कर सकता है कि तुमने गलत तरीके से एनालाइज किया, वहाँ भी होता है, लेकिन तब भी इस तरीके से चीज़ें कहानियाँ वहाँ भी डेवलप होती हैं। तो कुल मिला करके विजय जी को कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दोनों भाई हैं, मेले में बिछड़े हुए हैं, दोनों कोजी का अंडरवियर पहनते हैं, और दोनों में बड़ा बुलंद, दोनों मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। बस मनमोहन देसाई जैसा कोई पैदा हो जो मिला सकता है हम लोगों को, मैं यही बताने आया हूँ कि हम लोग मिल सकते हैं चाहे तो। उसके अलावा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, अस्तित्ववादी सवाल, कि हम जब जैसे ही कहते हैं कि अगर मेरे गांव में बात है, भरतपुरा एक जगह यहाँ पे है, और मेरे खानदान की कहानी ये है कि मेरे बाबा संस्कृत में बात कर सकते थे, धराउत जैसी जगह में पढ़ने जाते थे, लेकिन पिताजी 3 साल के थे गुजर गए। तो मैं जो इतनी कविताएं लिखता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ खानदान में दिखता नहीं था। पिताजी कहते हैं कि बाकी लोग, मेरे बाबा के अलावा बाकी लोग, तो कहते बाकी सब खेती बाड़ी करते, लठाई थे, कोई निकला तो 50 आदमी लाठी निकल गए, गांव में कोई बोलता नहीं था। ऐसे खानदान में मैं एक मच्छर के अलावा मैं कुछ मार नहीं पाता हूँ, कुछ तो कनेक्शन होगा। फिर बाबूजी ने बताया कोविड के टाइम में हम लोग बहुत बेटा साथ, उनका फ्रैक्चर हो गया था, कहा कि हम लोग भरतपुरा से आए थे, और भरतपुरा में एक जमाने से पुस्तकालय था, और सुनते हैं कि पढ़ने लिखने का बहुत, मदन जी के अड़ोस पड़ोस में कहीं है भरतपुरा, शायद मैं गया नहीं हूँ आज तक, मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन वहाँ के लाइब्रेरी जाने का मन, वहां से लोग माइग्रेट रह गए थे। फिर पता लगा कि मेरी जो पिताजी की दादी थी वो बड़गांव से, नालंदा से आई थी। तो हमने कहा कि यानी कुछ किरणें जो हैं वो कहीं कहीं से जुड़ते 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 ये मेरे जैसे काम चलाओ नालायक कवि को उसने गढ़ दिया है, कोई कनेक्शन तो होगा। तो ये हम लोग इस तो कहने का मतलब क्या कि ऐसा जब मोमेंट आता है तो लगता है कि हम कुछ हैं, भरतपुरा से भी जुड़ रहे हैं, नालंदा से भी जुड़ रहे हैं। अब सोच के देखिए कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हम आज क्या हैं, हमारा क्या होगा है। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बहुत पीछे तक जाते हैं, और अस्तित्ववाद के सवाल केवल आज से हल नहीं होते हैं। कामू को भी हल करना पड़ता है, उनको सिसिफस के पास जाना पड़ता है, तभी वो एब्सर्डिटी वाले मुद्दे पे बात कर पाते हैं। यानी आपको पीछे लौटना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। इसलिए एक रिश्ता जो है आर्कियोलॉजी के साथ साइकोलॉजी का, ये वाई डू वी डिग का, कि हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। चौथी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो कि हम कोई खोना नहीं चाहते, कुछ मनुष्य खोना नहीं चाहता, और मनुष्य मरना नहीं चाहता। तो जब आप आर्कियोलॉजी का काम करते हैं तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों जो आप खो गई हैं उनको ढूंढ लेते हैं। और अमरत्व, मैं जब यक्षिणी लिख रहा था, लिखने के बाद किसी ने कहा कि तुमने क्या, तुम्हारी फीलिंग थी, किसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मुझे लगा था कि मैं कम से कम 5000 साल का इंसान हूँ, क्योंकि लिखने के समय मुझे सब कुछ साफ दिखता था, स्ट्रेस ही हुई मुझे फीलिंग हुई। मैं उस काल में बहुत आराम से पहुंचता था। अगर मैं लिख रहा हूँ कि व्यास के सामने युधिष्ठिर बैठे हैं, तो मेरे सामने वो पीपल का पेड़ और बैठना सब दिखता था, एकदम साफ 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 सब कुछ। तो ये जो है वो क्या है, ये एक तरह का अमरत्व है, एक तरह का अमरत्व है। अमरत्व इतना ही है, हमारा हम जो हैं, हमारा माइंड,
हमारा ब्रेन माइंड जो उसका फंक्शन है, वो जो रच देता है, गढ़ देता है, वो जब तक जिए तब तक जिए। हम जीते अपने बाहर ही हैं बस। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स उस अमरत्व से जोड़ता है, यानी हम सब अमर हो जाते हैं जैसे ही चीजें जुड़ती हैं। तो वो कुल मिलाकर के एक अमरत्व की भी यात्रा है। दूसरी बात, अब थोड़ा साइंस के आदमी है तो एक आध साइंटिफिक टर्म नहीं बोलूँ तो कहिएगा कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है। दो तीन न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम लेता हूँ। एक तो ये कि खत्म करना है क्या, टाइम ज्यादा हो रहा है, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 5-7 मिनट, हम सर इशारा कर दीजिएगा अध्यक्ष महोदय अगर बहुत ज्यादा लगे तो, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तीन न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करूंगा। एक तो ये कि आप जब कुछ उम्मीद से जाते हैं और कुछ चीजें आपको मिलती हैं, अगर भैया जी तिल्हाड़ा में खुदाई कर रहे हैं और वहां कहेंगे हमें उम्मीद थी कितने विद्यार्थी रहते होंगे, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा विद्यार्थी वहां जाके पढ़ते होंगे, तो ये जो है ना, इनके भीतर का डोपामिन इनके ब्रेन में निकलेगा, इनको आनंद आएगा, सेटिस्फैक्शन होगा, एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा कि अच्छा जो कुछ था उससे ज्यादा हम खोज पाए, ये जो रिवॉर्ड मिलता है ये। उसके बाद काम अच्छा से होता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो ब्रेन में सेरोटोनिन निकलता है। और तीसरा ये कि कोई भी आर्कियोलॉजी का काम अकेले नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सकलिया साहब फावड़ा लेके निकले और सब खोज के निकल गया, शास्त्री जी निकले और खोद के नालंदा निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक टीम वर्क है, ग्रुप वर्क है। तो जब ग्रुप वर्क जैसे ही करते हैं हमारे भीतर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और वो एक कनेक्ट करता है, एक समूह को कनेक्ट करता है। तो आर्कियोलॉजी का जो काम है वो मनुष्य के भीतर जो अच्छे वाले हार्मोन से ब्रेन को संतुष्ट करने वाले वो भी हैं। तो एक कारण मेरा ख्याल है कि वाई डू वी डिग का न्यूरो ह्यूमोरल, अगर हम लोग अपने टर्म में कहें तो वो भी उसका एक आधार है। और आखिरी बात इसमें ये कि दो बात, एक बात तो ये कि एस्थेटिक प्लेजर। आप किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को आप छोटा सा वीडियो देखिए, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, टाइनी लिटिल, सी द कलर, जैसे कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज देखने में, अगर कोई नहीं आपको रुचि हो, क्या टुकड़ा छोटा सा पड़ा हो, इसके बारे में क्या इतनी बड़ी बात कर रहा है वो, एक टेराकोटा को लेकर के। ये जो कुर के हार्ट ब्रोंजेज, बहुत लोगों को लगेगा ठीक है मूर्ति बनी हुई, ऐसी मूर्तियां बहुत जगह रहती हैं, लेकिन कुर के हार्ट ब्रोंजेज आप देखिए, इसमें ये नुकुल नासिका ऐसे है, शिव का हाथ यहाँ है, पार्वती यहाँ है, भाव विभोर लोग जो करेंगे, तो जो एस्थेटिक जो एक प्लेजर है वो भी मिलता है। और एक होता है फीलिंग कि भाई ये कि हमने देश के लिए कुछ किया, मानवता के लिए कुछ किया, सभ्यता के लिए कुछ किया, ये भाव भी होता है कि हमने जोड़ दिया, हमने ये कर दिया। एक भाव विजय जी या कोई भी जब वर्णन करते हैं कि हमने ये खोदा, वो किया, तो उनके चेहरे पर जो कांति आती है वो देख के लगता है कि हैव डन अ ग्रेट जॉब, ये फीलिंग भी आती है। तो ये मोटे तौर पे अब मैं आपको, तो ये कुल मिला के लगता है वाई डू वी डिग का आंसर इस तरह से कंप्लीट होता है। बहुत सोच साच के मैंने यहाँ तक जोड़ते जाड़ते खोजते ढूंढते यहाँ पहुंचाया संक्षेप में कहने के लिए। लेकिन इसमें मुझे एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम है कुछ सम कैम्पबेल, और दूसरा एक उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, एक साइको एनालिस्ट, दोनों में खासियत है कि दोनों दोस्त थे और आर्कियोलॉजिस्ट की रुचि थी साइकोलॉजी में और साइकोलॉजिस्ट की रुचि थी आर्कियोलॉजी में। तो दोनों ने एक बार डायलॉग किया किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, बाद में उसको पब्लिश किया। मैं उससे ज़्यादा नहीं, दो तीन चीज़ें अब हैं, उसको शेयर करूँगा। तो वो जो अब वो लोग देखिए क्रूड साइको एनालिसिस वाले कैसे बात करते हैं, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन अब कोई सच है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी का जो एकेडमिक या कह सकते हैं कि न पचने वाला गरिष्ठ सच जो है वो भी थोड़ा आपको दिखा दूं तो अच्छा रहेगा कि वाई डू वी डिग का आंसर कहाँ से ज़्यादा निकलता है। तो पहला जो उन लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किया, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई ये जो डिफरेंस क्या है आर्कियोलॉजिस्ट में और बाकी इतिहास के लोगों में। एक तो ये है कि हम शारीरिक काम करते हैं, इसमें फिजिकल, बाकी लोग क्या करता है, कुर्सी पे बैठा, किताब पन्ना पलटा, एसी चला के बैठा और काम निपट गया। हम लोग जाते हैं, पसीना बहाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, तो एक फिजिकल लेबर करते हैं हम लोग इसमें। दूसरी बात है कि हम लोग पूरी मिट्टी, लैंडस्केप और वहाँ की नदी, वहाँ का पानी, हवा, सबसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो हमारा जो काम है वो अटैचमेंट है, जो फील्ड वर्क करें या खुदाई करें, दोनों के साथ ये बात है कि हम लोग कुछ फिजिकल वर्क करते हैं। तो
हमारे काम में एक सोमैटिक और सेंसरी कंपोनेंट जुड़ जाता है, जो कि बाकी अम्पियाज साहब माफ करेंगे, जो कि बाकी अधिक से अधिक आप पांडुलिपि को हाथ लगाते हैं या कुछ तलवारों को, लेकिन उसमें वो पुरानापन नहीं होता है जब ये खोद के भीतर से निकालते हैं तो इनको जो मिलता है। तो तो वो जो सोमैटिक और सेंसरी का जो एक सौंधापन है, मिट्टी की सौंधी खुशबू का जो आनंद है, वो सिर्फ हमें मिलता है। ये उसने की बात कही। तो ये बोलता है जो साइको एनालिस्ट है कि इसको ऐसे देखो कि डिजायर टू एंगेज फिजिकली विद पास्ट, अतीत के साथ तुम शरीर के साथ जुड़ जाते हो जाकर के। आई एम सॉरी जय मंगल जी, लेकिन साइको एनालिस्ट कई बार ऐसी ही बातें करते हैं। अगली बात जो वो कहता है कि तो वो आगे कहता है कि देखो यार, आज की जो दुनिया है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आदमी के सामने। तो जब पास्ट में पहुंच जाते हो ना, तो अब ईरान इराक वॉर में क्या हो रहा है, महंगाई कितनी है, क्या है, सबसे निकल जाते हो। तो कुल मिलाकर तुम्हारी यात्रा ना जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, दुनिया धीरे धीरे जटिल होती गई है, जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, उससे निकल के तुम कहाँ पहुंच जाते हो, एक सिंप्लिसिटी की दुनिया में पहुंच जाते हो, जहाँ सब कुछ बड़ा सरल है, बहुत सीधा है, बहुत सरल है। तो एक तो वो कहता है, दूसरी बात एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर कहता है कि विश फॉर सिंप्लिसिटी। तीसरी बात वो कहता है कि वैलिडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कहता है ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यहाँ है कि भाई बेसिकली तुम हो, तुमने उसको छुआ तो तुम्हें लगता है तुम्हारा अपने एग्जिस्टेंस को एक तरह से कह सकते हैं कि उसको समर्थन मिलता है कि तुम्हारे अपने एग्जिस्टेंस का वैलिडेशन होता है। और तीसरी बात यह है कि तुम ग्राउंड करते हो अपने आप को, यानी पूरे अस्तित्व को ग्राउंड करते हो। हवाई आदमी और जमीन से जुड़ा आदमी, जमीन से जुड़ा आदमी होने का जो एक फीलिंग है, जो एक गर्व है, तुम वो भी पा लेते हो। अगली बात वो लोग जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं डर्ट को लेके। वहाँ आर्कियोलॉजी के काम में गंदा, हाथ तो बैल गंदे होंगे, मतलब मैले तो वहाँ तो गंदगी है, वहाँ डर्ट है। तो वो लोग जो बात कहते हैं तो कहता है, ये आर्कियोलॉजिस्ट कहता है कि भाई ये जो काम करते हुए ना बचपन याद आता है कि खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कोड़ रहे हैं, कुछ उल्टा पलटा कर दे रहे हैं, फिर कुछ मिल जा रहा है, तो ये बचपन अपना याद आता है। तो तीसरी बात ये है कि बचपन में आप मिट्टी को मिलाते मिलाते कुछ गढ़ भी लेते हैं, उसी में आप बालू के किनारे कुछ बना लिया, कुछ मिट्टी ईंटा जोड़े कुछ बना लिया, कुछ गढ़ भी लेते हैं। तो उसका कहना था कि जो जो फीलिंग वहाँ काम करने की है वो हमारे चाइल्डहुड से जोड़ती है, जहाँ पर कि वो गंदगी से आप जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कुछ रास्ता भी निकाल रहे हैं, कुछ गंदा भी कर रहे हैं, हौच पौच भी कर रहे हैं और कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं। एक क्रिएटिविटी का कंपोनेंट वहाँ फील होता है, जो कि चाइल्डहुड नीड या चाइल्डहुड जो मेंटल फैकल्टीज हैं उससे जुड़ के वो अलग तरीके से मीनिंगफुल होती है। तो तीसरी बात जो कहता है वो कि सोसाइटी जिसको गंदा कहती है, उन सारी गंदगियों से हमारा जुड़ाव होता है। वहाँ पे खाना पेशाब से कुछ हो सकता है, लेकिन हम जाते हैं उसमें, घुसते हैं, करते हैं। तो जो सोसाइटी के लिए गंदा है, हम उसके साथ बच्चे की तरह वहाँ जाते हैं और उसके साथ ही निगोशिएट करते हैं। तो अब उसको साइको एनालिस्ट कहता है कि देखो यार, ऐसा है ये फ्राइडियन जो साइको एनालिस्ट की थ्योरी है, उसमें माइंड का डेवलपमेंट है, उसमें डेवलपमेंट का उसमें एक एनल स्टेज जिसमें आदमी पैखाना पेशाब पे कंट्रोल करता है। तो कहता है कि डर्ट के साथ जो तुम्हारा जो जुड़ाव है ना, असल में क्या है, किसी भी आदमी का पूरी तरह से टेंशन रिजॉल्व नहीं होता है। कभी ना कभी बिस्तर पे पेशाब हो जाए, खतरा लगा हुआ है। सपना जरूर देखता है कि पैखाना पैखाना कर रहे हैं और दरवाजा किसी ने खोल दिया। तो एनल स्टेज से कोई मुक्त नहीं होता है, वो टेंशन बना रहता है। तो होता क्या है कि जब तुम ये काम करते हो ना, तो एनल स्टेज के जो टेंशन है उससे फ्री हो जाते हो। अब बहुत दूर की कौड़ी है ये, बहुत दूर की कौड़ी है। आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग को पकड़ के पीट सकते हैं इस बात के लिए कि क्या बकवास है, लेकिन अब ये साइको एनालिस्ट ने उसको उस तरीके से कहा है। तो वो कहता है कि तुम एक तरह का दूसरी जो फीलिंग कहता है कि इसमें एक हीरो वाली फीलिंग भी आती है। जो तुमने कहा कि हमने गंदगी चीज़ों से खेल लेते हैं, तो कहता है कि नहीं, वो एक हीरो वाली फीलिंग आती है कि जो फॉरबिडन था उस डोमेन में हम घुस रहे हैं, हम उस गंदगी से खेल रहे हैं। तो एक उसमें वो कहा
आखिरी बात जो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो कहता है कि डिगिंग जो करते हैं तो चीज़ें तोड़ते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। जीवन में भी चीज़ें टूटती हैं, डिस्ट्रक्ट होती हैं, फिर बनती हैं। तो बहुत सारी एंग्ज़ायटी और डिज़ायर का जो रिश्ता है, वो उस पूरे प्रोसेस में तय होता है। लेकिन एक जो बहुत सिंबॉलिक कहता है कि सेल्टिक राजाओं के बारे में एक उदाहरण देता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट कि ये जो होता कि है, उनके लिए कि एक पैर का निशान शायद बनता था और उसपे पाँव रखता था वो राजा और फिर वो उसको राजा हो गया। तो कहता है कि उसको धरती से विवाह का मेटाफर है वो। और वो जो पाँव के निशान पे पाँव रख दिया तो वो एक सेक्सुअल यूनियन का एक माना जाता है वो। तो कहता है कि ये जो आर्कियोलॉजी का काम है उसमें थोड़ा उस तरह का भाव भी है। तो कहता है कि बिल्कुल तुम जो पेनिट्रेट करते हो, बेसिकली यू आर पेनिट्रेटिंग द टाइम एंड अर्थ, सबको पेनिट्रेट के भीतर जा रहे हो। तो एक तरह का है, उसको जोड़ता है कि चाइल्डहुड विश, अपने पेरेंट्स के बारे में जानने का। सब बच्चों को लगता है कि माँ बाप कमरा बंद करते हैं तो क्या करते हैं। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी है, जो एक डिज़ायर है, जो एक आपके अंदर जो एक गुदगुदी होती है, तो कुल मिलाकर एक तरह से वो उसको भी एक तरह से ये सेटिस्फाई करने का काम करता है। लेकिन आखिरी बात जो डिस्कस करते हैं, बड़े मज़े की बात है, वो कहते हैं कि केयर वर्सेस एग्रेशन। आर्कियोलॉजी इज ऑल अबाउट बैलेंस बिटवीन केयर एंड एग्रेशन। एग्रेशन नहीं होगा तो आप जमीन के तोड़ के पहुंचेंगे नहीं। केयर ये करता है कुछ टूटे नहीं। और एथिकल एक्सकेवेशन की जो सारी की सारी जो सैद्धांतिकी है वो इसी पे है कि आप कैसे संतुलन स्थापित करते हैं। तो इमोशनल जो कंपोनेंट है इंसान के केयर और एग्रेशन के बीच का, वो वहाँ पे एक्सकवेशन में लागू होता है। ये बात उन लोगों ने की। तो मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करते हुए ऐसे कहूँगा कि कुल मिलाकर के ये जो पूरी जर्नी है उनकी, वो हमें सारी आर्कियोलॉजिस्ट की जो जर्नी है वो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ देने के लिए है मनुष्य को। और वो जो मीनिंग है उसी मीनिंग से आगे के लिए मीनिंग बनता है और इस मामले में ये महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने कितना बोल किया आपको और मैंने कौन सी नई बात कह दी, लेकिन मुझे वाई डू वी डिग का आंसर ऐसे ही मिला। और इसके लिए मैं विजय जी और ब्रिटिश म्यूजियम के उस क्यूरेटर्स का मुझे नाम याद नहीं है, मैं आभारी हूँ। अगर मैं लेख लिखूंगा तो मैं नाम पूछ के डालूंगा कि वो साहब कौन थे। आप सब इतनी देर मुझे सुनते रहे और मुझे झेलते रहे। आभार। ये एक बड़ी अजीब सी चीज देखी आज की, एक साइकियाट्रिस्ट जो इंटेंजिबल चीजों पे, मन और दिमाग की वो हरकतें जो बयान भी नहीं की जाती, उस पर कंट्रोल रखता है और पूरा लेक्चर टेंजिबल मटेरियल कल्चर पर दे गया। ये इनका कमाल है, ये इनका शौक और शोध बताता है। थैंक यू सो मच विनय सर। एक क्लोजिंग रिमार्क के साथ अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं कि आप सब लोगों का जी चेयरपर्सन साहब को मैं जी बिल्कुल सबको बुला लेता हूँ फिर वक्त ये तो अन्याय है। नहीं मणि जी को आप सुनने के लिए ये आपका अपना स्किल जो है नहीं, ये सर आप लोग बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं। आप जैसा तय कर देंगे हम आपके हुक्म से आंखों पे। सर बुजुर्गियत सिर्फ बाल से नहीं होती, तजुर्बे से भी होती है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान के तौर पे वशिष्ठ अतिथि महोदय श्री प्रेम कुमार मनी जी हाजिर हैं। हम उनसे चाहते हैं कि अपनी दो बात हमारे बीच में करें। हम दावत देते हैं श्री प्रेम कुमार मनी जी को। विनय जी और यहाँ उपस्थित सारे मित्रों, उनका भाषण
इतना महत्वपूर्ण था, उसमें मैं डूबा रहा, सुनता रहा। उसके बाद कुछ कहने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ ऐसी स्थिति होती है कि गूंगे का गुड़ भाई, जैसे एक कहावत है ना कि जब खा लिया जाता है गुड़ तो गूंगा आदमी क्या बयान करे। तो वैसी स्थिति मेरी है। बावजूद इतिहास और मनोविज्ञान, पुरातत्व खास करके उसके रिश्तों को बता रहे थे। और यह अब मैं देख रहा था कि जिस तरह से बिल्कुल ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना, इसी से पता चलता है कि उसे कितना लोग पसंद कर रहे थे। वह चीज़ें, कई चीज़ें बताई कैसे इन दोनों के रिश्ते हैं, विद्वतापूर्ण भाषण था। एक चीज़ बार बार मैं सोचता हूँ कि दरअसल अतीत होता क्या है। अतीत भी एक समय वर्तमान था, और अतीत से तो हमारा रिश्ता, चूंकि यह जो दुनिया है या यह जो प्रकृति है, यह एक परपेचुअल प्रोसेस है विथ नथिंग परमानेंट, जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है और लगातार चलने की एक प्रक्रिया होती है। यह चीज़ जो है, इसी में हम जीते हैं। इसलिए इतिहास हमेशा एक प्रासंगिक विषय रहेगा। और यह जो साहित्य और दूसरी सारी विधाएं, अब तो एक सारी विधाएं एक दूसरे से इतना जुड़ी हुई हैं कि हम उनके रिश्तों को ऐसे देखते हैं कि इतिहास से बराबर हम सीखते हैं। मैं देख रहा था भालचंद नेमाड़े का उपन्यास हिंदू। अब वह एक उत्खनन से शुरू होता है और वह पूरे अपने किसान, मराठा किसान जीवन की कहानी कह जाते हैं पूरे, मतलब सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें हम देखते हैं कि कैसे चीज़ें बनती हैं, इतिहास बनता है, ज़माने बदलते हैं, नेता उभरते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं। वो गांधी की हत्या के बाद जो वहाँ दंगे हुए थे वो सब भी हैं। एक घर में क्या क्या होता है, अगर हम विधवा विवाह को रोकते हैं तो उसके पीछे मार्क्स क्या कहेंगे। लेकिन भालचंद नेमाड़े कहते हैं कि वह है खेतीहर परिवार, चूंकि चाहता है कि एक मुफ्त का मजदूर भी मुझे मिल जाए, इसलिए वह उसकी शादी नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि वह केवल खाने पर हमेशा काम करते रहेगी। और वह किसान जीवन का एक ऐसी छोटी छोटी बातें, अब इतिहास के समस्याएं वो साहित्य सुलझाता है, वो उपन्यास है। तो ऐसे रिश्ते होते हैं कि इन सब चीज़ों को एक साथ अगर हम लेंगे तो एक कहें कि एक आनंद की अनुभूति हमें होगी और लगेगा कि यह जीवन कुछ है। चीज़ों को कैसे अब हम अपने गांव को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिट रही हैं। अभी लोग तो आज का गांव में जाइए, जो आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो गांव था, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी। आज गांव में न हल मिलेगा, न हलवाए मिलेंगे, न ढेकी, न मूसल मिलेगा। और ये जो बात कर रहे हैं लोग कि वो जो चीज़ें केवल मिट्टी के नीचे नहीं होती हैं, शब्दों के बीच भी कुछ चीज़ें दबी होती हैं। तरुण जी हैं यहाँ। एक समय आएगा जब मूसलाधार बारिश की जब लोग चर्चा करेंगे तो ये मूसल क्या था, मूसल मिलेगा ही नहीं। और वो उसके लिए फिर जाएंगे लोग, म्यूजियम में जाएंगे कि मूसल यह होता था और इससे मूसलाधार बारिश की बात हुई थी, तो ये किस सदी में हुई थी, और उस पर एक फिर लेख लिखा जाएगा, उस पर शोध होंगे वगैरह वगैरह होंगे। तो यह दुनिया सब मिलाकर के बहुत दिलचस्प है। और आज नालंदा हो या और भी दूसरी जगहों की खुदाई हो, आप सोचते हैं जब सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं हुई थी, तो यहाँ विजय जी हैं, वह उसके पहले का हमारा इतिहास बोध क्या था, उसके बाद पूरा इतिहास बोध बदल गया, पूरा इतिहास बोध उसके साथ ही बदल गया। और कितनी दिलचस्प बात है। इसलिए हमेशा यह चीज़ें जो हैं, जो खुदाई है इतिहास का, नया उसके जो नई नई जानकारियां हैं, हमें बदलती रहेंगी। और लेकिन सब मिला करके हमको देखना है कि सब कुछ जीवन के प्रति अभिमुख हो, जीवन केंद्रित हो सारी चीज़ें। हम इतिहास के विषय न बन जाएं, इतिहास की तरफ उसके लिए नहीं हो, इतिहास को अपनी तरफ जरा खींच करके लाए तो आनंद की प्राप्ति होगी और इससे हमारा जीवन कुछ ज़्यादा सुखमय होगा। मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ विनय जी को, और ऐसी ही संस्था को भी मैं इससे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कुछ आयोजन करते रहें। यह पटने का सांस्कृतिक जीवन कुछ समृद्ध हो। बस, शुक्रिया।
बात बताए और बहुत ही गंभीर बात भी है और हम लोगों को सोचना भी चाहिए इस बारे में। जो उन्होंने कहा वो एक्चुअल में फैक्ट है। जो आज चीज़ें हम देख रहे हैं वो बाद में वो चीज़ों पर रिसर्च होंगे कि ऐसी भी चीज़ें हुआ करती थी। और जो एग्जाम्पल सर ने दिया वो वाकई में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो दौर बदल रहा है, वक्त के साथ में चीज़ें बदल रही हैं। एक छोटी सी चीज़ है ख़त लिखना। अब ख़त लिखना लोगों ने बंद कर दिया है। जो हम किसी बच्चे को जो आते हैं उनको ख़त लिखने के लिए कहते हैं, उनको एक अलग सी फीलिंग होती है कि मैं अपना इमोशन ख़त में कैसे डालूं। वो फीलिंग देखने को मिलती है लोगों से, और कभी तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी तो बहुत शाय फील करते हैं। तो ये दोनों ही इमोशंस देखने को मिलते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ये ख़त आप एक मेल करिए किसी को और एक ख़त लिख के दीजिए, दोनों का रिएक्शन आप नोट करिए, दोनों में बहुत का फ़र्क मिलेगा आपको। वो बंदा जिसने ख़त लिखा था वो एक्साइटेड होगा, इमोशंस आएंगे उनके अंदर और वो उस चीज़ को महसूस कर पाएगा। वही चीज़ मेल पे होंगी, उनकी बातों को लेके महसूस ज़रूर करेगा, लेकिन जो मटेरियल का जो एक्सपीरियंस आता है वो शायद उस चीज़ से नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें दौर के साथ साथ बदलती हैं और चीज़ें आजकल बहुत ऐसी चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ मसल की बात नहीं है बल्कि और भी ऐसी चीज़ें लाइफ में चारों तरफ देखने को मिलती हैं जो एब्सोल्यूट हो रही हैं, जो ख़त्म हो रही हैं और वो अब धीरे धीरे म्यूज़ियम का बायस हो रही हैं। लोग म्यूज़ियम की तरफ उसको तब्दील कर रहे हैं और लोग उसको देखने जा रहे हैं। जो हमारे घर की चीज़ें थी अब वो म्यूज़ियम में जा रही हैं और हम वहाँ देखने जा रहे हैं उन चीज़ों को, अपने ही बच्चों को लेकर के कि ये चीज़ हमारे घर में जो हम इस्तेमाल करते थे वो अब हम उनको म्यूज़ियम में दिखा के ले जाके दिखा रहे कि ये है। तो थैंक यू सो मच मनी सर, आपकी बहुत ही ऐसी चीज़ों पर रोशनी डाली जिस पर एक अलग बात की जा सकती है और घंटों बात की जा सकती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। इसके बाद मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद सर से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और इस अपने दो लफ्ज़ों से हमारे को डॉक्टर विजय चौधरी साहब, श्री प्रेम कुमार मनी, आज के मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर विनय साहब, असफर साहब और आदित्य जालान साहब, जिनकी शायद यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। सॉरी, हम मिस कर गए, पता नहीं क्यों, आँख की कमज़ोरी है, लेकिन बहुत खुशी है कि आप भी यहाँ पर हैं। डॉक्टर विनय कुमार ने जिस अंदाज से बात की है, तो अब उसके बाद हमको लगता है कि मेरी बातें बहुत ही बोरिंग होंगी, बहुत ही प्रोजेक्ट होंगी, लेकिन कुछ देर के लिए हमको गवारा कर लीजिए। जब आपने बुलाया है तो कुछ देर तो आपको सुनना होगा। ऐसा है कि डॉक्टर विजय चौधरी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मनी जी साहित्यकार हैं और आप तो मल्टी डायमेंशनल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कवि हैं और अभी मालूम हुआ कि आप आर्कियोलॉजी के भी प्रस्तार हैं। तो मुझ में इनमें से कोई भी खूबी नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा आपकी दिलचस्पी की बात नहीं कह सकूँ। आज जो बात थी वो समय, पृथ्वी और मन की बात थी। अभी मनी जी की किताब पढ़ने का मौका मिला है, पूरी तो नहीं पढ़ सके हैं, जो भारत एक विचार यात्रा उसका शीर्षक है, और उन्होंने समय के परिप्रेक्ष्य में, उसके कंटेक्स्ट में, अतीत से लेकर वर्तमान तक भारत की जो विचार यात्रा रही है, भारत की जो प्रगति हुई है विभिन्न संदर्भों में, उसके बारे में लिखा है। तो हम समझते हैं कि समय का जो हिस्सा है वो इनके हिस्से में आ गया। आर्कियोलॉजी पर, पृथ्वी पर कुछ आपने कहा, कुछ विजय साहब कहेंगे। मन पर तो आपने सब कह ही दिया है, मन या मस्तिष्क जो आपने कहा था। मैं एक दो बात अलग से कहना चाहूँगा। पहले तो मैं आदित्य साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इतने एनरिच्ड और इतने यूनिक कलेक्शन की चीज़ें हम लोगों से, पटना के लोगों से शेयर करने का ये फैसला किया। इन चीज़ों को मैं पहले देख चुका हूँ, कुछ और भी चीज़ें थीं, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि कुछ लेटर्स और कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को यहाँ पर रखा गया है। वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है पटना के इतिहास के कुछ पहलुओं का। और
असफर साहब को भी मेरी मुबारकबाद कि आपने इसको इतने अच्छे ढंग से क्यूरेट किया है। ये मेरी महरूमी रही कि हम इस पहले यहाँ नहीं आए थे, तो आज आकर बहुत अच्छा लगा और हम फिर आएंगे। आपने केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। मेरा भी उस इंस्टीट्यूट से बड़ा गहरा संबंध है। एक तो ये कि मेरे पिता ने, स्वर्गीय क़यामुद्दीन अहमद ने, रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपना करियर केपी जायसवाल से ही शुरू किया था, और मेरे बचपन का बहुत समय वहाँ का जो लॉन है उसकी घास के बीच खेलते हुए गुजरा था। अब तो वो सब खत्म हो गया, लेकिन एक अच्छी चीज़ बनी है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो ताल्लुक बहुत दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि फिर क़याम साहब पटना यूनिवर्सिटी में आ गए। वो ताल्लुक दोबारा शुरू हुआ, जिसको हम लोग उर्दू में कहते तजदीद ताल्लुकात। वो रिवाइवल हुआ विजय जी के वहाँ आने के बाद, और हम समझते हैं कि कमोबेश 20 साल तो ज़रूर हो गए, शायद ज़्यादा हुए हों जी, जब विजय साहब से मिलने के लिए और उनसे कुछ सीखने असल में उसकी भी वजह हम आपको बता दें। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अभी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मगर वो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, तो उनको फर्स्ट नेम से एड्रेस करने की आदत हो गई। उनका पूरा नाम है विजय शर्मा, तो उनको विजय कहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। तो विजय जी के पास जाने का और बहुत कुछ इनसे सीखने का भी मौका मिला। और जिस बात को आपने कहा था, विजय जी के साथ एक और कशिश थी जो वहाँ ले जाती थी, और वो चाय थी जो और बाद में जब विजय जी हेरिटेज सोसाइटी में आ गए तो भी इनसे मिलना होता रहा, और वहाँ भी चाय की कशिश बराबर ले गई हमको। और ये कहने में कोई हमको यहाँ पर संकोच नहीं है कि चाय की क्वालिटी दोनों ही जगह एक जैसी थी। तो विजय साहब की कंपनी और उस चाय का जायका दोनों जगह एक जैसा बना रहा, उसमें कोई फर्क कभी नहीं आया। अब अभी जिन बातों पर आपने चर्चा की, उससे मैंने पहले ही कहा कि मेरा बहुत गहरा रिश्ता नहीं है, जो दूर से देखने वाला होता है स्पेक्टेटर के तौर पर है, कि मेरा ताल्लुक एक दूसरे पहलू से है जो शायद आपकी दिलचस्पी का हो। क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक, कोई 1 दशक तक खुदाबख्श लाइब्रेरी में सेवा की, और वहाँ जो पांडुलिपियाँ हैं वो भी इतिहास को बताती हैं, इतिहास को दोहराती हैं, बल्कि इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। और ये भी एक दिलचस्प बात है आदित्य साहब की, जिस तरह दीवान बहादुर राधाकृष्ण जालान साहब एक कलेक्टर थे आर्टिफैक्ट्स के भी, और फिर उनका जो सोशल डिमेंशन था उसकी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास रहे, इन्विटेशन लेटर्स, साइटेशंस एंड ऑल दैट। खुदाबख्श भी एक कलेक्टर थे, ये कॉमन चीज़ थी दोनों में। और अभी हम देख रहे थे, असफर साहब ने दिखाया कि एक लेटर है जिसमें किसी ने एडवाइस किया है दीवान साहब को कि कोई रेयर किताब अगर ख़रीदना है तो खुदाबख्श से मशवरा कर लो। तो ये उन दोनों के बीच एक ऐसा ताल्लुक़ था, ये हमको आज पहली बार असफर साहब की वजह से पता चला। बहरहाल, किताबों के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में आपसे ये कह रहे हैं कि वो अतीत के बारे में बताती हैं, आर्कियोलॉजी भी हमें बताती है। थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कुछ अपनी इमेजिनेशन से उस नैरेटिव को बनाना पड़ता है या एनरिच करना पड़ता है, जो चीज़ें हैं उनमें अर्थ निकालना पड़ता है। किताबें इसमें थोड़ा ज़्यादा सहायक हो जाती हैं, क्योंकि वो जो बातें हैं जिसने भी लिखा है उसकी ज़बान से, उसकी नज़र से हमारे सामने पेश कर देती हैं। हमारा काम थोड़ा आसान होता है, हम उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हमको बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन की ही मदद नहीं लेनी पड़ती है। वैसे इमेजिनेशन की अहमियत आपके डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ उसी पर हमें मुनहसर नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ज़मीन से खुदाई में, तो जो किताबें हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें बहुत सारे चित्र हमें मिलते हैं, पेंटिंग्स हैं, रेयर पेंटिंग्स हैं। और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट है, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंस्क्राइब है। 2012 में उसका इंस्क्रिप्शन हुआ। बड़ी यूनिक तस्वीरें उसमें, बड़ी रेयर तस्वीरें हैं, कई एतबार से उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
तो उन तस्वीरों की मदद से हम अतीत की एक कहिए कि फिल्म कहिए, एक नैरेटिव कहिए, बहुत ही लाइवली तौर पर बना सकते हैं। और वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें काम भी हुआ है, काम हो भी रहा है। तो वो एक एस्पेक्ट है जिससे हमको थोड़ी सी एक वाकफियत है, क्योंकि हम कुछ दिनों तक वहाँ रहे। और हम सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे, और जो उर्दू में हम लोग कहते हैं गोश गुजार करना चाहेंगे, कि आर्कियोलॉजी हो या इतिहास हो, इसका पृथ्वी से तो संबंध है ही, लेकिन वो सब पृथ्वी के अंदर ही दफन नहीं है। बहुत कुछ है जो पृथ्वी के ऊपर है, और उस पर शायद बिहार के कंटेक्स्ट में हम कह रहे हैं ध्यान कम दिया गया है। और ज़रूरत है कि जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, समय यात्रा की बात कर रहे हैं, तो जहाँ हम उन चीज़ों को ध्यान में रखें जो किसी न किसी कारण से अब लुप्त हो गई हैं, जिन्हें दोबारा हमें खोजने की ज़रूरत है, और उन बातों को भी ध्यान में रखें जो हमारे सामने हैं, और इतिहास का वो क्षण जो बीत चुका है उसकी वो चीज़ें साक्षी रही हैं। तो हमको लगता है कि अगर इस तरह से हम लोग एक और इंटीग्रेटेड ढंग से अपने अतीत को देखने की कोशिश करें, तो एक ज़्यादा मीनिंगफुल, एक ज़्यादा मल्टी डिमेंशनल पर्सपेक्टिव हमारे सामने उभर सकता है, और समय के साथ जो परिवर्तन आते रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड भी हमें मिल सकता है। और एक आखिरी बात पर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे कि समय के बारे में आपने लिखा है, लेकिन कहीं पर हमने पढ़ा था कि समय अपने आप में अटल है, स्टैटिक है, वो कभी गुजरता नहीं है। हम लोग समय के आगे से गुजर जाते हैं, और उसमें जो नक्श कदम हम छोड़ जाते हैं वही आर्कियोलॉजी भी है, वही मैन्युस्क्रिप्ट भी है, और वही बहुत सारे और आर्टिफैक्ट्स भी हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का। थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, आपकी बातों में आदमी खो जाता है जब आप बात करते हैं तो शुक्रिया बहुत बहुत, वो तो है। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विजय चौधरी सर से गुजारिश करता हूं कि अपनी दो बात से हमें फ़ायदा पहुंचाएं। थोड़ी बात करनी है ना सर, आपकी दो बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के विद्वान वक्ता श्री विनय कुमार, हमारे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर इम्तियाज अहमद, बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर श्री प्रेम कुमार मनी जी, और यहाँ बैठे सभी, अब सभी हमारे बहुत पहचान के यहाँ बैठे हुए हैं, आदित्य जालान जी, अशरफ साहब। सबसे पहले इस खुशनुमा शाम के लिए मैं डॉक्टर विनय का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शामिल किया, इसमें आपने मुझे शामिल किया, और ये एक ऐसा सेंटर मुझे लग रहा है जिसका बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह से चीज़ों को क्यूरेट किया गया है, डॉक्यूमेंट्स को, पूरा पटना का इतिहास, बहुत सारे ग्रैंड पर्सनालिटी जिनके बारे में हम सुनते रहे हैं, उनका एक झलक, इंटीमेट झलक जो है वो पोस्टकार्ड्स के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से मिल जाता है। तो मैं तो बधाई भी देना चाहूँगा आदित्य जी को भी और आपको भी कि आप लोग इसको यहाँ लेके पहुँचे, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो परिकल्पना आपकी है एक इंटेलेक्चुअल हब के रूप में इसको डेवलप करने का, वो परिकल्पना साकार हो पटना में, उसकी बड़ी ज़रूरत है। बात चला है पुरातत्व का, बात चली है इतिहास की। मुझे अब ऐसा लगने लगा है मनीष जी कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा घुप अंधेरा वाला हॉल है, और आप कल्पना कीजिए कि 1 दर्जन आदमी छोटे छोटे टॉर्चेज को लेकर के वहाँ पे वो अपना टॉर्च जला रहा है। तो इतिहासकार, पुरातत्वविद उसी की तरह का होता है। मुझे हंसी उस समय आती है जब छोटे छोटे टॉर्च रखने वाले ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने पूरा हॉल देख लिया। छोटे छोटे टॉर्च लेके हॉल देखना तो जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर टॉर्च भी नहीं होगा तो आप फिर निगोशिएट कैसे करेंगे अपने कदम। लेकिन आप
अपने लिमिटेशन को भी समझिए कि मेरा लिमिटेशन क्या है। हमारे पास टॉर्च छोटे छोटे हैं, हमारी वही मेरी सीमा है, उस सीमा के हम आगे नहीं जाएं। इतिहास आखिर कैसे बनता कैसे है? मैंने जो सोचा है वो इस ढंग से इतिहास बनता है कि सबसे पहले तो आपको एविडेंस ढूंढना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस को ढूंढता है जमीन के नीचे जाके, मध्यकालीन इतिहासकार ढूंढता है पांडुलिपियों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के। लेकिन एविडेंस को ढूंढना बहुत आसान नहीं होता है। जैसे हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एविडेंस को हम ढूंढने लगते हैं तो 10 तरह के सवाल हमारे क्रेडेंशियल्स पे, जिस तरह की हम खुदाई कर रहे हैं उस पे बातें उठती हैं। कोई अगर टेक्स्ट को ढूंढता है, संस्कृत के टेक्स्ट को मान लीजिए कि पढ़ के एक ऐतिहासिक तथ्य को ला रहा है, तो हम पूछ रहे थे कि संस्कृत का ज्ञान उसको है क्या, फारसी का ज्ञान उसको है क्या, अगर ज्ञान है तो उसने सही ट्रांसलेशन किया है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में आपका जो एविडेंस है उसकी रेस्पेक्टेबिलिटी, या उससे भी बेहतर शब्द है उसकी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। दूसरा स्टेज आता है कि जब वो तथ्य प्रमाणित होके आ जाते हैं और एक जो इतिहासकारों का दल है, पीयर ग्रुप है, या एक जो उसकी मंडली है, उसको स्वीकार कर लेती है कि हाँ भाई ये एविडेंस तो इन्होंने, इम्तियाज जी ने निकाला है, तो लग रहा है कि सही है, तब उसका ऐतिहासिक तथ्य बनता है। और अंत में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तब प्रोफेसर रोमिला थापर आती हैं, प्रोफेसर रामशरण शर्मा आते हैं, और बहुत सारे तथ्य जो पूरे देश के पैमाने पर या दुनिया के पैमाने पर होता है, उसके आधार पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं। उसी में फिर विचारधारा का सवाल आ जाता है, उसी में पक्षपात का सवाल आ जाता है, उसी में राष्ट्रवाद का सवाल आ जाता है, और अब तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि उसके बारे में बोलना भी बहुत कठिन। जब राजनीति आ जाती है तब तो कहना बहुत कठिन हो जाता है। तो इन प्रक्रियाओं को होके इतिहास गुजरता है, इतिहासकार गुजरता है। मुझे नहीं पता था विनय जी कि वो जो ब्रिटिश म्यूज़ियम के क्यूरेटर हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने जो सवाल पूछा, वाई डू वी डिग, बहुत मशहूर क्यूरेटर है, उनको मैं ज़रूर मेल करूँगा आज के लेक्चर के बारे में आपका। आप इतनी गहराई से इन चीज़ों को सोचेंगे, और मुझे लगता है कि इतिहास और मनोविज्ञान में आपने जो एक संबंध आज स्थापित किया है और पुरातत्व को जिस ढंग से आपने इंटरप्रेट किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि इस पे कोई गंभीर निबंध लिखना चाहिए आपको, एक गंभीर निबंध लिखना चाहिए। और इस निबंध क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हम लोग अपने अपने दायरे में सिमट जाते हैं। ज़िंदगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी में तो बटी हुई नहीं। ज़िंदगी तो टोटल, अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लिटरेचर सब कुछ साथ घटित हो रहा है। जब हम उसको अध्ययन करने बैठते हैं तो हम उसको टुकड़े में बांटने लगते हैं, और जब टुकड़े में बांटने लगते हैं तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। एक समस्या तो इतिहास में मुझे इस बात की लगती है कि पहले का जो इतिहासकार था आर्नल्ड टॉइनबी, उसने 17 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, दुनिया की तमाम चीज़ों को उसने लिया। अब आजकल स्पेशलाइजेशन की दुनिया में क्या है कि आर्कियोलॉजी में भी आप पैलियोबॉटनी के, आप पैलियोजियोलॉजी के हैं, आप पॉटसर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। तो आदमी का जो मजबूरी ये है कि एक ही छोटे क्षेत्र में उसको इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ग्रो करना पड़ता है कि जो एक लार्जर पिक्चर है वो लार्जर पिक्चर कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो जो आर्कियोलॉजी का आदमी है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपने जो आज ये बातें की, बहुत मौलिक बातें आपने की, कि 90% आर्कियोलॉजिस्ट को या उससे भी ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव नहीं होगा जो आपने फ्राइड और आर्कियोलॉजी की बात की, और आपने कैसे उसका एक साम्य किया कि कैसे हम सब कॉन्शियस को डिग करते हैं। फ्राइड का तो ये है ना कि हमारा मतलब कि हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग ही अपने कॉन्शियसनेस से सोच पाते हैं, याद तो सब कॉन्शियस ही हमारा है। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगता है कि देखिए आदमी का जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है उसमें हम लोग जो होमो सेपियंस हैं, हम लोग की अवधि बहुत कम है।
हम लोग का ज़्यादा समय जो आदमी के रूप में बीता है प्री हिस्ट्री में बीता है, स्टोन एज में बीता है। तो हमारे बहुत सारे जो फियर्स हैं, हमारे बहुत सारे जो बिहेवियर्स हैं, वो बिहेवियर्स आप रैशनल आदमी के लेवल पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अंधेरे से क्यों उनको डर लगेगा भाई? रोशनी है, टॉर्च, लेकिन अंधेरे से डर लगता है। हमने देखा कि फ्लाइट में हमने देखा कि भाई जहाँ फ्लाइट रुकती है सब लोग खड़े हो जाते हैं, छत से टकराता है इससे। मुझे लगता था कि ये इंडिया में होता है, बाहर में नहीं होता। मुझे खुशी ही हुई कि बाहर में भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है, दुनिया के हर एक जगह ऐसे ही होता है। तो ये सब एक जो आदमी का सबकॉन्शियस है और उसका प्री हिस्ट्री से बहुत संबंध है। आखिर हमारा पूरा इवोल्यूशन, हमारा जो पूरी मेमोरी जिसकी बात आप कर रहे थे, उसका 99.9% तो प्री हिस्ट्री में, हमारा पूरा बिहेवियर वहाँ से। तो मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस पर एक गंभीर शोध निबंध की आपसे अपेक्षा है। अच्छा, अंत में जरूर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी अनसर्टेनिटी इतिहास और आर्कियोलॉजी में नहीं होता है। मैं कुछ व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूँ। अब देखिए, मैंने जो आर्कियोलॉजी शुरू किया, इम्तियाज जी को पता है कि विरोध हुआ उसका, कि जेएनयू से आया हुआ आदमी आर्कियोलॉजी कैसे शुरुआत करेगा। अभी भी विरोध होता है, जबकि बिहार के 6000 आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक्सप्लोरेशन हमने कराया, गजेटियर्स निकाला, अभी भी होता है। तो हम लोग हाजीपुर कोनहारा घाट में खुदाई कर रहे थे। मन में तो शंका थी कि इतने लोग विरोध कर रहे हैं, सब काम ठीक ठाक होना चाहिए। तो क्या हुआ कि खुदाई शुरू हुई और हम लोग जब 1.5-2 महीना खुदाई कर लिए तो एक चूड़ी का टुकड़ा हमने एंटिक्विटी एनवेलप में देखा कि 2 मीटर 2.5 मीटर के नीचे चूड़ी का एक टुकड़ा। मुझे लगा कि लोग तो सही आलोचना कर रहे थे कि 2.5 मीटर पहले जब हम कुशाण फेज में पहुंच गए हैं तो चूड़ी का टुकड़ा क्या कर रहा है ऊपर का, ये मतलब अभी क्या बैंगल था वो। अब मेरा तो भाई पसीना छूटने लगा और फिर हमने एंटिक्विटी एनवेलप्स को मिलाना शुरू किया। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट ने क्या किया था कि जो एनवेलप्स था वो ऊपर से नीचे तक रखने में, जो उसको हमको अभी तक डेट याद है, अगर हम सही सोच रहे हैं कि 1996 जहाँ लिखना चाहिए था, जिस एनवेलप को जहाँ उसने लिख दिया था वहाँ पे, नहीं उल्टा, तो जहाँ पर उसको 1996 लिखना चाहिए था, 18/2 लिख दिया था। कहने का मतलब कि मार्च का जो एंटिक्विटी था उसके जगह पर उसने फरवरी के एंटिक्विटी का एनवेलप डाल दिया था। तो मुझे लगा कि हमारा सही चल रहा है, क्योंकि देखिए जब आप खुदाई करते हैं और आप स्तरों के नीचे जाने लगते हैं तो ये हो नहीं सकता है कि जहाँ से आयरन का स्तर खत्म हो गया, अगर मान लीजिए कि 2 मीटर नीचे आयरन का स्तर खत्म हो गया, आयरन एज उसके पहले नहीं था, उसके पहले चैल्कोलिथिक एज, पत्थर और तांबे का युग था, तो आयरन आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, पूरे देश भर में नहीं मिलेगा। अगर मिट्टी का बर्तन एक खास तरह का, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो 6वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच चलती है, वो हो नहीं सकता है कि आपको 3री शताब्दी में मिल जाए, हो नहीं सकता है कि वो 1000 शताब्दी ईसा पूर्व में मिल जाए। गलतियां होती। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के राखीगढ़ी साइट के उत्खनन में गया था 99 में, बड़े बड़े एएसआई के दिग्गज वहाँ खुदाई कर रहे थे। तो वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, आप में से कुछ को पता होगा कि जहाँ पे सेटलमेंट होता है, बरियल का जो माउंड होता है उससे अलग होता है, लोग सेटलमेंट से अलग बरियल करते हैं। लेकिन ये बातें कही जाने लगी कि भाई राखीगढ़ी तो अलग है दूसरे साइड से, क्योंकि यहाँ बरियल भी मिल रहा है सेटलमेंट के साथ, और बरियल की खुदाई बहुत सावधानी से करनी होती है। वहाँ हो क्या रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लेयर था उसके ठीक ऊपर मिडिवल लेयर था, मुसलमानों की बस्ती वहाँ बस्ती थी आकर। तो हम लोग जहाँ डिग करते थे तो ऊपर का जहाँ लेयर गया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कच्चे ईंटों के, कच्चे मिट्टी की ईंटें मिलने लगते थे, उसी साइज के 1:2:4 इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्रिक्स होते थे और सब कच्चे मिट्टी के होते थे। तो एक बरियल डॉक्टर हम लोग के बीच हो गया था, असम का था वो,
उसको एक्सपर्ट मान लिया गया था कि बरियल जहाँ मिले बुला लो उस असम के आर्कियोलॉजिस्ट को। और बड़ी सावधानी से टिप टॉप करके हम लोग जाते थे, जूते के का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी कोलैप्स कर जाएगा वहाँ। साहब ये सारा हुआ और हम लोग लौट आए खुश खुश कि सारा कुछ हो गया। अगले साल हम गए नहीं थे तो बाद में पता चला कि अगले साल उन बरियल्स में लखानी चप्पल मिल गए थे। लखानी कंपनी के चप्पल मिल गए थे। अब तो भाई मानना पड़ेगा, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का नाम मैं क्यों लूँ यहाँ पे, उनका डायरेक्शन था, लेकिन उनको सबको मानना पड़ा, उनको भी मानना पड़ा कि गलती हो गई। और गलती होने के सारे चांसेस थे, समझने के सारे चांसेस थे। एक तो बरियल अलग होना चाहिए था, वो सेटलमेंट में मिल रहा है। ग्रेव गुड्स मिलता है बरियल के साथ, ग्रेव गुड्स नहीं मिल रहा था। हम सब लोग कह रहे थे कि राखी गढ़ी यूनिक है भाई, हड़प्पा से अलग है, मोहनजोदड़ो से अलग है, लेकिन अलग नहीं था, वो भी पैटर्न फॉलो कर रहा था। और फिर अगले साल 2000 में मिला बरियल माउंट अलग, खुदाई फिर वहाँ हुई। तो गलतियाँ होती हैं, सर्टेनिटी भी है। हमको ये समझना है कि हमारे पास जो टाइनी टॉर्चेज हैं, अपने औकात में हम रहें और अपने मर्यादा में रह के, अपनी सीमाओं को समझ के, अपनी प्रेजुडिसेस को समझ के हम इतिहास भी करें, पुरातत्व भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका डॉक्टर विनय फिर से, और इस वेन्यू के लिए आदित्य जी का और आपका बहुत थैंक यू सो मच सर। इससे दो चीज़ें तो तय हो गई कि एक ये कि एक अच्छे वक्ता को बुलाया जाए तो उसमें 2-3 वक्ताओं के एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमें मिल जाता है। दूसरा कि हम, जैसा सर ने कहा, प्लैनेट पटना का जो देश है कि इस जगह को ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोग आएँ, बात करें, उससे हम तो फ़ायदे में रहेंगे ही और यहाँ के लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं इसका अख्ताम करता हूँ कि जी सर बताएं, कुछ बोलना चाहते? नहीं सर, कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आइए सर। ऐसा है कि मेरे नाम का जिक्र बार बार हुआ और मुझे लगता है आई एम द ओनली साइकोलॉजिस्ट अराउंड। आप तो साइकियाट्री वाले हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि डॉक्टर विनय जो है वो कई सारे विषयों में बहुत अच्छी दखल रखते हैं, तो आवाजाही करते रहते हैं। मनोविज्ञान में तो हम लोगों को मालूम है बहुत पहले से, आपको हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हैं सुनने का। कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो मिस करना पड़ता है, जैसे अभी किताब उत्सव में नहीं आ पाए। लेकिन ये इनकी जो आदत है या कहिए जो फितरत है आवाजाही की, तो उसी का मुजाहिरा आज हम सब ने किया कि देखिए किस तरह से आर्कियोलॉजी से जोड़ा इन्होंने। हालांकि दो बातें हैं जो अक्सर कही जाती हैं। एक तो ये है बाउंडेड रैशनैलिटी का जो सिद्धांत है कि भाई हमारी समझ की सीमा है, ज़हनियत जो है वो महदूद रहती है हर समय में। दूसरा है एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि इल्म एक दहरे बेकरार है, नॉलेज इज ए लिमिटलेस ओशन। तो अब मोती किसके हाथ लगेगा? मोती उसी के हाथ लगेगा जो, अब होता है क्या, एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेंड इन कैपेसिटी का, और उसमें बहुत मोटी बात इतनी है कि जस्ट बिकॉज यू आर वेरी गुड इन अ पर्टिकुलर एरिया, आपका उसमें स्पेशलाइजेशन है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरी चीज़ों से आपकी वाकफियत उस हद तक उतनी अच्छी नहीं रह जाती। तो वन हैज़ टू वेंचर आउट एंड टेक रिस्क, जैसे मैंने अभी लिया। मेरा नाम जय मंगल देव है। आप लोग याद करिए 2-3 बार पहले भी डॉक्टर साहब की इनायत रही कि मेरा तज़किरा किया इन्होंने नाम लेकर। तो मुझे ये ज़रूरी लगा कि जब लेयर्ड पर लेयर, जो आप कह रहे थे कि एक बुलाओ 3 पाओ, तो हमने कहा कि भाई +1 एक ऑफर हम भी कर दें।